Question number 46. Calcitonin. A. Lowers calcium level in blood. B. Elevates calcium level in blood. C. Has no effect on calcium level. D. Elevate potassium level in blood. बच्चों कैल्सिटोनिन के बारे में आप जानते हैं, ये एक हार्मोन है और ये वो हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है। थायराइड ग्लैंड लार्जेस्ट ग्लैंड के तौर पर याद रखी गई। इस सेल में पाई जाने वाली सेल जिसे पैराफोलियर सेल्स बोलते हैं, फॉलिकुलर सेल बोलते हैं, ये सीक्रेट करती है दो कैटेगरी के हार्मोन्स को। एक हार्मोन आयोडीन कंटेनिंग और दूसरा नॉन आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन होता है। नॉन आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन को ही थायरोकैल्सिटोनिन कहते हैं। बात अगर कैल्सिटोनिन की है तो ये वो हार्मोन होते हैं जो ब्लड में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करते हैं। ब्लड में कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने के लिए दो ग्लैंड का सीक्रेशन रिस्पॉन्सिबल होता है। थायराइड ग्लैंड सीक्रेट करती है कैल्सिटोनिन को और पैराथायरॉइड पैराथार्मोन को सीक्रेट करती है। दोनों मिलकर ब्लड में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करते हैं। कैल्सिटोनियन जो थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है, ये ब्लड में कैल्शियम और फास्फेट के लेवल को डिक्रीज करता है और पैराथार्मोन हार्मोन जो पैराथायरॉइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है वो कैल्शियम के लेवल को राइज करता है। सो कैल्सिटोनिन हार्मोन ब्लड में कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करता है और पैराथार्मोन इंक्रीज करता है। आइए जरा आंसर को चेक करते हैं। फर्स्ट, लोअर्स द कैल्शियम लेवल इन ब्लड। कैल्सिटोनिन ब्लड में कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करता है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू फॉर कैल्सिटोनिन। बी, एलिवेट द कैल्शियम लेवल ऑफ ब्लड। ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ाने की जिम्मेदारी पैराथार्मोन की है। सो इट इज फॉल्स, has no effect on calcium level. This also false. Elevate the potassium level in blood. Potassium का कोई रोल यहाँ मेंशन नहीं। So correct option is option A. Calcitonin lowers calcium level in blood. Question number 47. Pollination that occurs in closed flower is known as. बच्चों, पॉलिनेशन वो प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस में ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैरेक्टरिस्टिक में आपने ध्यान से पढ़ा होगा, गेमीट का फॉर्मेशन जरूरी, गेमीट का ट्रांसफर जरूरी, गेमीट का फ्यूजन जरूरी। तो फ्लावरिंग प्लांट में भी गेमीट के ट्रांसफर की रिक्वायरमेंट होती है और गेमीट का ट्रांसफर करने वाली बॉडी पॉलिन ग्रेन होती है, वो भी नॉन मोटाइल, और रिसीव करने वाली बॉडी भी नॉन मोटाइल है। अगर ट्रांसफर नहीं तो जाइगोट फॉर्मेशन नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सक्सेस नहीं होगा। पॉलिनेशन के केस में आपने पढ़ा कि पॉलिनेशन हमें तीन तरह का देखने को मिला। किसी को सेल्फ पॉलिनेशन ऑटोगेमी कहा गया, किसी को जीनोगेमी कहा गया था और किसी को क्रॉस पॉलिनेशन कहा गया था और किसी को क्लिस्टोगेमी कहा गया था। एनसीईआरटी के इस केस में सेल्फ पॉलिनेशन में हमें तीन ऐसे प्लांट देखने को मिलते हैं जिनमें दो तरह का फ्लावर मिलता है, ओपन और क्लोज्ड फ्लावर। ओपन फ्लावर को कैस्मोगेमस फ्लावर कहते हैं और क्लोज्ड फ्लावर को क्लिस्टोगेमस फ्लावर कहा जाता है। अगर फ्लावर क्लोज्ड होगा तो फिर क्रॉस पॉलिनेशन की पॉसिबिलिटी नहीं होती, और अगर क्रॉस पॉलिनेशन की पॉसिबिलिटी नहीं होती तो ओनली सेल्फ पॉलिनेशन ही टेक प्लेस होता है। तो वो फ्लावर जो क्लोज्ड होता है उसे क्लिस्टोगेमस फ्लावर कहते हैं और जो ओपन होता है उसे कैस्मोगेमस फ्लावर कहते हैं। कैमिलिना, ऑक्सैलिस, ये ऐसे प्लांट हैं जिनमें दोनों तरह का फ्लावर देखने को मिलता है। तो क्लोज्ड फ्लावर में हमेशा पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन होगा,
क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा। आइए जरा आंसर को देखते हैं। पॉलिनेशन दैट अकर्स इन क्लोज फ्लावर ऑलवेज सेल्फ पॉलिनेशन। फर्स्ट केस इज एलोगेमी, एलोगेमी रिलेटेड विद क्रॉस पॉलिनेशन। डिक्लिनी, केस रिलेटेड विद यूनिसेक्सुअलिटी। प्रोटोगाइनी, फीमेल मैच्योर फर्स्ट, condition called protogyny. But case of cleistogamy, case of cleistogamy means fusion of pollination related with closed flower called cleistogamous flower, and this type of pollination called cleistogamy. तो closed flower में self pollination देखने को मिलेगा, allogamy देखने को मिलेगी, cleistogamy देखने को मिलेगी। So correct option is option B, cleistogamy. Question number 48. Carcamium is developed from A, apical meristem, B, intercalary meristem, C, primitive meristem, D, lateral meristem. बच्चों carcamium सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है। सेकेंडरी मेरिस्टेम वो मेरिस्टेम होते थे जो लेटरल ऑरिजिन में डेवलप होते थे। ये सेकेंडरी टिश्यूज बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, और सेकेंडरी टिश्यूज से बनने वाली बॉडी सेकेंडरी प्लांट बॉडी कहलाती है। ऐसी ग्रोथ को सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। कार्कैम्बियम और जो सेकेंडरी मेरिस्टेम होते हैं उन्हें हम लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं। तो कार्कैम्बियम वो कैम्बियम है जो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेकेंडरी मेरिस्टेम है जो लेटरल मेरिस्टेम से डेवलप होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज लेटरल मेरिस्टेम। केस अगर एपिकल मेरिस्टेम की बात करेंगे तो एपिकल मेरिस्टेम प्राइमरी मेरिस्टेम होता है। ये प्राइमरी टिश्यूज को फॉर्म करता है, अर्ली इन ऑरिजिन होता है और प्राइमरी प्लांट बॉडी को बनाता है, और प्राइमरी प्लांट बॉडी हाइट में इंक्रीज करती है। ऐसी ग्रोथ को प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। तो एपिकल मेरिस्टेम रिलेटेड विद primary growth, which are primary meristem. It is not a case of Carcambium. Intercalary meristem are also primary meristem. ये भी प्राइमरी मेरिस्टेम होता है। ऐसे प्लांट जिनके स्टेम में नोड इंटरनोड पाए जाते हैं, इंटरनोडल इलांगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल इंटरकैलरी, ये भी प्राइमरी मेरिस्टेम होता है। जैसे बात अगर हम मेज और सुगर केन की करते हैं तो इंटरनोडल इलांगेशन ग्रासेस में, मेज में और सुगर केन में इंटरनोडल इलांगेशन इंटरकैलरी मेरिस्टेम से होता है। इसको भी हम लोग प्राइमरी मेरिस्टेम के तौर पर याद रखते हैं। प्रिमिटिव मेरिस्टेम, जब हम सेकेंडरी ग्रोथ के केस को देखते हैं तो लैटरल मेरिस्टेम दो तरह के मिले थे, वास्कुलर कैम्बियम और कार्क कैम्बियम। वास्कुलर कैम्बियम इनसाइड द वास्कुलर टिश्यूज थी जो दो फॉर्म में डिफरेंशिएट थी, इंटरफेसिकुलर और इंट्राफेसिकुलर। एक प्राइमरी ऑरिजिन, एक सेकेंडरी ऑरिजिन। जो प्राइमरी ऑरिजिन थी उसी की सेकेंडरी ऑरिजिन से दूसरा मेरिस्टेम बना था, जिसे हम लोगों ने इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहा था। तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम प्रिमिटिव मेरिस्टेम से रिलेटेड केस है, बट केस ऑफ कार्क कैम्बियम इज डेवलप्ड फ्रॉम लेटरल मेरिस्टेम। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। Question number 49. Which of the following statement regarding coenzyme and prosthetic group of the enzyme is not true? Question बायोमॉलिक्यूल एंजाइम से रिलेटेड। ध्यान रखना है एंजाइम से रिलेटेड नॉट ट्रू स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन एनसीईआरटी फर्स्ट के 159 पेज को बिलोंग करता है। जब बात एंजाइम की करते हैं तो फिर ध्यान रखा गया ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। जो एंजाइम मिले वो भी हमें दो तरह के मिले थे, या तो वो प्योरली प्रोटीनियस होते थे या वो सम नॉन प्रोटीनियस कंटेंट को भी रखते थे, जिन्हें हमने कॉम्प्लेक्स या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के तौर पर भी जाना, एंजाइम के तौर पर जाना था। एंजाइम के इस केस में एंजाइम का प्रोटीनियस पार्ट एपोएंजाइम कहलाता है और नॉन प्रोटीनियस पार्ट को कोफैक्टर कहते हैं। जो कोफैक्टर थे वो हमें तीन तरह का मिला था। फर्स्ट इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप, सेकंड इज कॉल्ड कोएंजाइम एंड थर्ड इज कॉल्ड मेटालाइन। जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स मिले थे
वो या तो प्रोस्थेटिक ग्रुप था या कोएंजाइम थे। दोनों केसेस में ऑर्गेनिक कंपाउंड कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप में ये नॉन प्रोटीनियस ऑर्गेनिक पार्ट एपोएंजाइम के साथ टाइटली बाइंड अप होता है और डायलिसिस की प्रोसेस में सेपरेट नहीं होता है। बट कोएंजाइम के केस में ये लूजली बॉन्ड होता है और डायलिसिस की प्रोसेस में ये सेपरेट कर जाता है। आइए जरा करेक्ट आंसर को सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोएंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ द एंजाइम इज नॉट ट्रू। क्वेश्चन में ही मेंशन है कोएंजाइम प्रोस्थेटिक, ये ध्यान कर लेंगे, इट इज ए नॉन प्रोटीनियस पार्ट ऑफ एंजाइम। फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं, बोथ आर रिक्वायर्ड फॉर एंजाइम एक्शन। दोनों की रिक्वायरमेंट एंजाइम के एक्शन के लिए जरूरी है। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, बोथ कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम एंजाइम बाय डायलिसिस। प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली बॉन्ड होता है एपोएंजाइम के साथ, डायलिसिस में सेपरेट नहीं होता। बट कोएंजाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड लूजली अटैच होता है, डायलिसिस में सेपरेट हो जाता है। सो बी ऑप्शन इज नॉट ट्रू फॉर एंजाइम एक्शन। Says both are organic compound, दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। both are not polypeptide, जब नॉन प्रोटीनियस कंटेंट है तो पॉलीपेप्टाइड नहीं हो सकते। तो A, C and D both are correct for enzyme, but B option is false for enzyme. So correct answer is option B. Next question number 50. Which is not an opiate narcotic. बच्चों, इनमें से कौन सा ओपिएट नार्कोटिक नहीं है? जब ओपिएट नार्कोटिक की बात करते हैं तो फिर हमें ध्यान करना होगा कि ये ओपियम से रिलेटेड है। ओपियम से निकलने वाले नार्कोटिक को ओपिएट्स कहा गया। इसे हम ऑब्टेन करते हैं अनराइपेंड और अनमैच्योर कैप्सूल से, जो पॉपी प्लांट से ऑब्टेन होता है, जिसे आप बॉटनिकल तौर पर पपेवर सोमनिफेरम के तौर पर जानते हैं। इनके डेरिवेटिव के तौर पर हमें मॉर्फिन, हीरोइन और पैथेडिन मिलता है। ये सब के सब ओपियोइड नार्कोटिक्स होते हैं। बट एम्फेटामिन इज नॉट ए ओपियोइड डेरिवेटिव्स, इट इज ए स्टिमुलेंट होता है। इसे हम लोग अल्फा मेथिल फेनिल एथिल एमीन भी कहते हैं और ये अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर को कॉज कराता है। सो मॉर्फिन, हीरोइन एंड पैथेडिन आर ओपिएट नार्कोटिक, बट एम्फेटामिन इज ए नॉट ओपिएट नार्कोटिक। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 51। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 51 कहता है क्लोरोप्लास्ट ऑफ द क्लेमाइडोमोनास इज, ये एनसीईआरटी फर्स्ट के पेज नंबर 32 को बिलोंग करता है। जब बात क्लोरोप्लास्ट की करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट की बेसिस पर हमने एल्गी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक को भी देखा था। एल्गी को क्लासिफाई किया गया था 3 ग्रुपों में, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी में। वो कौन सा ग्रुप था जिसमें लिखा था वैरायटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, और वो कोई और ग्रुप नहीं, क्लोरोफाइसी के मेंबर्स थे, जहां अलग अलग तरह के शेप को रखने वाले क्लोरोप्लास्ट मिले थे। बात यहां करी जा रही है क्लेमाइडोमोनास की। तो अगर पुरानी एनसीईआरटी के जमाने को याद करें तो मुलाकात क्लेमाइडोमोनास की एल्गी में हो सकती थी, पर नई की बात करें तो फिर हम लोगों ने उसे प्रोटिस्टा में पढ़ा है। तो क्लेमाइडोमोनास में किस तरह का क्लोरोप्लास्ट मिलता है, तो जरा ध्यान करना। स्पाइरल शेप क्लोरोप्लास्ट का पाया जाना स्पाइरोगायरा की कैरेक्टरिस्टिक होती है। स्टिलेट टाइप का क्लोरोप्लास्ट पाया जाना जिग्नेमा की कैरेक्टरिस्टिक होती है। कॉलर शेप पाया जाना यूलोथ्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है। बट कप शेप पाया जाना क्लेमाइडोमोनास की कैरेक्टरिस्टिक होती है।
तो क्लेमाइडोमोनास में पाए जाने वाला क्लोरोप्लास्ट कप शेप होता है? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52, वायरल इन्फेक्शन इज यूजुअली एब्सेंट इन। बच्चों क्वेश्चन एनसीईआरटी सेकंड के पेज नंबर 177 स्ट्रेटजीज इनेशमेंट फूड प्रोडक्शन चैप्टर को बिलोंग करता है। उसके एक केस में पढ़ा था, अगर हमें वायरस फ्री प्लांट को बनाना था तो हमें कौन से मेथड को सिलेक्ट करना था? आंसर मिला था मेरी स्टेम का सिलेक्शन टिश्यू वायरस फ्री प्लांट बनाने के लिए हुआ था। तो वायरल इन्फेक्शन इज यूजुअली एब्सेंट इन, तो वायरस का इन्फेक्शन यूजुअली हमें नहीं देखने को मिलता है एपिकल मेरिस्टेम में, और एपिकल मेरिस्टेम का यूज करके हम वायरस फ्री प्लांट को बनाते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, द डायग्राम बिलो शोज द सेल साइकिल। बच्चों क्वेश्चन सेल साइकिल से रिलेटेड है, एनसीईआरटी फर्स्ट के 163 पेज को बिलोंग करता है। एक स्केच डायग्राम दिया गया है और पूछा गया है द डायग्राम बिलो शो द सेल साइकिल, which of the following process occurs during fifth और V। दिए गए फिगर में V सेल साइकिल के किस फेज को रिप्रेजेंट करता है और उससे जुड़ी हुई कौन सी बात ट्रू है? ध्यान करना, इस सेल साइकिल के केस में पहला केस इंटरफेस का है और इंटरफेस डिवाइडेड होता है सेल साइकिल के इस इवेंट में, जहां आपको 3 फेसेस देखने को मिलते हैं, G1 फेस, S फेस, G2 फेस। जो V है वो रिप्रेजेंट करता है G1 फेस को, तो ध्यान रखना होगा कि V रिप्रेजेंटेड G1 फेस, और G1 फेस की कैरेक्टरिस्टिक आपके दिमाग में आ जाए, इसे गैप 1 कहते हैं। इस फेस में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, सेल ग्रो करती है, और इस फेस में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सेल ऑर्जिनेल्स का रिप्लिकेशन भी होता है। डीएनए रिप्लिकेशन के लिए रिक्वायर्ड प्रोटीन का सिंथेसिस भी इसी फेस में होता है। बट डीएनए का रिप्लिकेशन और सेंट्रियोल का रिप्लिकेशन G1 में देखने को नहीं मिलता। सेंट्रियोल का रिप्लिकेशन और डीएनए का रिप्लिकेशन हमें S फेस में देखने को मिलता है। तो आइए G1 के अकॉर्डिंग हम इसे जरा देखने की कोशिश करें। फर्स्ट ऑप्शन ए इज रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए का रिप्लिकेशन G1 में नहीं S फेस में देखने को मिलता है। रिप्लिकेशन सेंट्रियोल का भी हमें S फेस में देखने को मिलता है। एक रिप्लिकेशन न्यूक्लियस के अंदर, दूसरा न्यूक्लियस के बाहर चल रहा होता है। तो सेंट्रियोल का रिप्लिकेशन, डीएनए का रिप्लिकेशन दोनों S फेस में देखने को मिलता है। क्रोमोसोम कंडेंस बिकम शॉर्ट एंड थिकर, ये कंडीशन भी G1 में देखने को नहीं मिलती। तो फिर G1 में देखने को क्या मिलता है? सेल हाईली मेटाबॉलिक रेट रखती है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड सेलुलर ऑर्गेनेल्स। डीएनए सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड प्रोटीन को भी सिंथेसाइज कराती है, सेल ऑर्गेनेल का भी सिंथेसिस वहां टेक प्लेस होता है। सो करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड विद G1 इज ऑप्शन डी। Next question number 54. Two friends eating together on a dining table. One of them suddenly start coughing while swallowing some food. This coughing would have been due to improper movement of. बच्चों ये एक सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन से मुलाकात आपकी पहले भी हो चुकी है। 2 फ्रेंड का जिक्र किया गया है, कुछ खा रहे हैं, गटकने में कोई दिक्कत है, ऐसा केस डायाफ्राम, नेक, टंग से रिलेटेड नहीं, इट इज केस रिलेटेड विद एपिग्लॉटिस। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस। बच्चों क्वेश्चन
रिस्पायरेशन इन प्लांट से रिलेटेड है। एनसीईआरटी फर्स्ट के पेज नंबर 229 पर मेंशन है। बात अगर ग्लाइकोलिसिस की करते हैं तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक ग्लाइकोलिसिस की आपके दिमाग में आ जाए कि फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस की बात करता है तो ग्लाइकोलिसिस वो इवेंट था जो आपको एरोबिक एनारोबिक दोनों रिस्पायरेशन में देखने को मिला। ये साइटोप्लाज्म में होने वाली एक्सरसाइज थी। 3 साइंटिस्टों के कॉम्बिनेशन ने इसे खोजा था, इसलिए इसे ईएमपी पाथवे भी कहा गया था। और ये 3 स्टेप में टेक प्लेस, टोटल 10 स्टेप की प्रोसेस थी और 3 इवेंट वहां देखने को मिलते थे। इस केस का पहला इवेंट ही था कि जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो फास्फोरिलेशन करता है और कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में, और ये ग्लूकोज 6 फास्फेट आइसोमराइजेशन में जाकर फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस में हमें एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। पायरुविक एसिड का बनना दोनों तरह के रिस्पायरेशन में कॉमन है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ग्लाइकोलिसिस का पहला स्टेप क्या है? ग्लाइकोलिसिस टर्म में ही छुपा है ग्लूकोज की स्प्लिटिंग या स्प्लिटिंग ऑफ शुगर। तो फर्स्ट इज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। प्रोसेस तो ठीक है लेकिन ये ग्लाइकोलिसिस का पहला स्टेप नहीं। सो फर्स्ट स्टेप इज नॉट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, फास्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज। इस प्रोसेस में ग्लूकोज स्प्लिटिंग के लिए जब इंटर करता है तो पहला ही स्टेप उसका फास्फोरिलेशन होता है जो एटीपी को गेन करके ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होता है। सो बी ऑप्शन इज ट्रू। बट कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू फ्रक्टोज इट इज केस ऑफ आइसोमराइजेशन, जो फास्फोरेशन के बाद होने वाला इवेंट है। ये सेकंड इवेंट तो हो सकता है पर फर्स्ट इवेंट नहीं। सो सेकंड और थर्ड ऑप्शन इज आल्सो फॉल्स। डिहाइड्रोजनेशन ऑफ ग्लूकोज ये भी गलत है, बट फर्स्ट केस इज फास्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज। इस केस में ग्लूकोज एटीपी को कंज्यूम करके ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, फास्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। इन माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, बच्चों माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में बात करी जा रही है। जब बात इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करते हैं तो फिर अपने दिमाग में एटीपी फॉर्मेशन की प्रोसेस आनी चाहिए। एटीपी बनाने की एबिलिटी क्लोरोप्लास्ट को भी मिली और माइटोकॉन्ड्रिया को भी मिली। बनती तो एटीपी दोनों जगहों पर है पर बनाने का मेथड दोनों में कॉमन होता है। इस केस को समझने के लिए हमें कुछ चीजों को ध्यान में रखना होगा। माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेनस सेल स्ट्रक्चर है और क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर लोकेट करते हैं। ईटीएस सिस्टम कुछ नहीं है, हाई एनर्जी कंटेंट से एटीपी को निकालने की प्रोसेस है। ये जस्ट लाइक एटीएम मशीन की तरह काम करता है। इस केस को पढ़ने के लिए हमें कुछ बेसिक चीजों को ध्यान में रखना होगा। इस प्रोसेस में 5 कॉम्प्लेक्स सिस्टम को याद रखना होगा। उन कॉम्प्लेक्स सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि आखिर ये एटीपी फॉर्मेशन होना किससे है। तो फिर दिमाग में आया कि एक हाई एनर्जी NADH2 से और एक हाई एनर्जी FADH2 से है, इसलिए दोनों से एटीपी का फॉर्मेशन इसी सिस्टम के थ्रू होगा। इस प्रोसेस में पांचों कॉम्प्लेक्स सिस्टम को जोड़ना भी होगा और इस जुड़ने के केस में फिर हमें ध्यान करना होगा कि थर्ड कॉम्प्लेक्स 4 से जब जुड़ रहा था तो फिर वहां एक मोबाइल कैरियर या स्मॉल प्रोटीन का भी जिक्र आता है जिसे साइटोक्रोम सी कहा गया था। ये स्मॉल प्रोटीन थी, कैरियर प्रोटीन थी जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कराती थी। इस केस में अगर हम ध्यान करें तो इन माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन सिस्टम नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल सिंथेसाइज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर। इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पर आपके पास NADPH2 है और FADH2 है। हमें मालूम है कि NADH2 से हमें 3 एटीपी मिलना है और FADH2 से हमें 2 एटीपी मिलना है। तो नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल सिंथेसाइज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर।
डज नॉट नहीं, डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉन डोनर, एक से 3 और दूसरे से 2 की रिक्वायरमेंट है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज फॉल्स। सेकेंड इज यूबिक्विनान रिसीव द रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट वाया FADH2। यूबिक्विनान कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से आए हुए इलेक्ट्रॉन को भी रिसीव करता है और कॉम्प्लेक्स सेकंड से आए हुए इलेक्ट्रॉन को भी रिसीव करता है, और कॉम्प्लेक्स सेकंड रिलेटेड विद FADH2 और दूसरा फर्स्ट इज NADPH2 के केस का रिसीवर है। सो यूबिक्विनान रिसीव रिड्यूसिंग एजेंट इक्विवेलेंट वाया FADH2 आल्सो। सो C ऑप्शन इज ट्रू, but B option is true. C is cytochrome C is a large protein. Cytochrome C large protein नहीं, small protein होती है। D complex 4 has a cytochrome A3 but no copper center नहीं, copper complex 4 रखता है 2 copper centers को। So D option is false, C option is false, A option is false for mitochondrial electron system. So B option is true for mitochondrial electron system. So correct option is option B. Question number 57. Which of the following branches of the biology applies to both plant and animal? बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है, NCERT फर्स्ट के पेज नंबर 8 को बिलोंग करता है। बायोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेस का जिक्र है और कहा गया है इनमें से कौन सी ब्रांच प्लांट और एनिमल दोनों को बिलोंग करती है। तो आइए जरा ये ऑप्शन को देखें। एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट कहलाती है, जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स कहलाती है, बैक्टीरियोलॉजी स्टडी ऑफ बैक्टीरिया कहलाती है, बट केस टैक्सोनॉमी का टैक्सोनॉमी स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन। टैक्सेस मीन्स अरेंजमेंट, नॉमस मीन्स रूल, किसी रूल के अकॉर्डिंग चीजों को अरेंज करना टैक्सोनॉमी कहलाती है। और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के तौर पर आप एपी डिकेंडल को याद करते हैं। और टैक्सोनॉमी की रिक्वायरमेंट प्लांट के लिए भी है और एनिमल के लिए भी है। तो टैक्सोनॉमी इज रिलेटेड विद बोथ प्लांट एंड एनिमल। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। Question number 58. Name the unlabeled area A and B of the pie chart representing the biodiversity showing their proportionate number of species of major taxa. बच्चों क्वेश्चन NCERT सेकंड के पेज नंबर 260 को बिलोंग करता है, चैप्टर बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। जरा आइए ध्यान करने की कोशिश करते हैं। एक पाई डायग्राम दिया गया है और उस पाई डायग्राम में हमें A और B को ध्यान में देना होगा, ठीक है। तो फिर जब ध्यान में आता है कि मॉसेस है, फर्न है, एल्गी है और लाइकेन है, तो ये कोई अननोन पाई डायग्राम नहीं है। अगर इकोलॉजी पढ़ी जाती है तो इस फिगर पर तो ध्यान जाता ही जाता है। A रिप्रेजेंटेड फंजाई and B represented angiosperm। तो पाई डायग्राम के अकॉर्डिंग फंजाई A को रिप्रेजेंट करेगी और B को एंजियोस्पर्म रिप्रेजेंट करता है। सो आइए जरा करेक्ट ऑप्शन को देखते हैं। A रिप्रेजेंटेड फंजाई and B represented angiosperm. So correct option is option D. Number 59. The Montreal Protocol refers to, बच्चों Montreal Protocol refers to क्वेश्चन 9 NCERT सेकंड के 283 को बिलोंग करता है। इस केस के अकॉर्डिंग जरा ध्यान करें कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में मॉन्ट्रियल कनाडा में टेक प्लेस हुआ। 150 नेशंस ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ये इफेक्टिव हुआ 1989 में और इस प्रोटोकॉल में ध्यान दिया गया कि जो स्ट्रेटोस्फीयर की ओजोन लेयर है उसे कैसे बचाया जाए। तो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस
जो पाए गए उनको एक लेवल से उनके लेवल को डिक्रीज किया जाए, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का केस ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस से रिलेटेड था। तो आइए जरा देखें, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रिफर्स टू persistent to organic pollutant, no. Global warming for the climatic changes, no. Substance that deplete the ozone layer, Montreal Protocol is refers to substance that deplete the ozone layer. So C option is true for Montreal Protocol. Biosafety and genetically modified organisms is not related with Montreal Protocol. So correct option is option C. Question number 60. DNA or RNA segment tagged with radioactive molecule is called. बच्चों DNA या RNA सेगमेंट जो रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल से टैग किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंसेप्ट था मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का। एनसीईआरटी सेकंड के पेज नंबर 212 पर बिलोंग करता है। क्वेश्चन सीधे जुड़ा हुआ है डीएनए आरएनए सेगमेंट टैग विद रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल। वेक्टर के बारे में आप जानते थे, वो जो ट्रांसमिटिंग एजेंट रहा। क्लोन सिमिलर टाइप का ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल का रिजल्टेंट था। प्लाज्मिड बायोटेक्नोलॉजी के वेक्टर के तौर पर भी याद रखा गया। जो डीएनए आरएनए का सेगमेंट विद रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल प्रोब बनता है उसे हम लोग प्रोब कहते हैं और डिफरेंट मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में इसका हम यूज करते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 61, वैलियम इज एन एग्जांपल ऑफ। बच्चों वैलियम बेंजोडाइजापाइन होता है और ये एंजाइटी के ट्रीटमेंट के काम में आता है। तो वैलियम बेंजोडाइजापाइन होता है, एंजाइटी के ट्रीटमेंट में काम आता है, मसल्स स्पैस्म रिलैक्सेशन के काम में भी आता है। बट केस बार्बिटूरेट बेलेडोना से रिलेटेड स्टिमुलेंट के तौर पर हम कॉफीन को याद रखते हैं, हाइलोसिनोजिन्स के तौर पर एलएसडी को ऑप्टेन रखते हैं। सो वैलियम इज रिलेटेड विद बेंजोडाइजापाइन और यूज किया जाता है एंजाइटी की ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, इफ कलर ब्लाइंड मैन मैरीज अ वुमन हु हैज होमोजाइगस फॉर नॉर्मल कलर विजन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सन बीइंग कलर ब्लाइंड इज। क्वेश्चन जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से है। पेज एनसीईआरटी सेकंड के पेज नंबर 189 को 89 को बिलोंग करता है। केस है कलर ब्लाइंड का। तो कलर ब्लाइंड एक्स लिंक्ड डिसीज है। इसे ध्यान रखने के लिए हमें ध्यान रखना होगा कि कलर ब्लाइंड का केस क्रॉस इनहेरिटेंस के तौर पर याद रखा जाता है। अगर इफेक्टिव पर्सन मेल है तो नेक्स्ट जनरेशन में पॉसिबिलिटी फीमेल के पास होगी, और अगर इफेक्टिव पर्सन फीमेल है तो नेक्स्ट जनरेशन में पॉसिबिलिटी मेल की होगी। यहां क्वेश्चन में दिया गया है कलर ब्लाइंड मैन, तो कलर ब्लाइंड मैन मैरिड विद वुमेन हु हैज होमोजाइगस वुमेन है। इस केस में चाहे तो फिर कलम चलाई जाए और चाहे कलम न चलाई जाए, आंसर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए केस क्रॉस इनहेरिटेंस का है। मेल का एक्स क्रोमोसोम फीमेल के पास जाएगा। फीमेल के पास जाएगा तो सफरर निश्चित तौर पर फीमेल होंगी, मेल नहीं होंगी। और क्वेश्चन कह रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ सन की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, तो फीमेल के केस में भी दोनों फीमेल कैरियर तो होंगी पर इफेक्टर नहीं होंगी।
में जो सन होंगे वो 100% नॉर्मल होंगे। Colorblind man marries with the woman who has homozygous for the normal color vision. The probability of their son being is colorblind. इस केस में तय था ना तो 50%, ना 75%, ना 100%, सन के कलर ब्लाइंड होने की पॉसिबिलिटी 0% होगी। केवल फीमेल ही कलर ब्लाइंड के कैरियर होंगी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। Question number 63. The net pressure gradient that cause the fluid to filter out from the glomeruli into the capsule is. बच्चों यूरिन फॉर्मेशन की मैकेनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन। पहला स्टेप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, एनसीईआरटी फर्स्ट के 293 पर मेंशन है। इस केस को समझने के लिए आपने पढ़ा इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर। इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर इज इक्वल टू ग्लैमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर माइनस ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस कैप्सूलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर के लिए इस प्रोसेस को प्रमोट करने के लिए ग्लैमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर तो पॉजिटिव इफेक्ट रखता है और बाकी दोनों प्रोसेस उसके अगेंस्ट काम करते हैं। जीएचपी 60 mmHg, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर 32 mmHg, कैप्सूलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर 18 mmHg। इनकी वैल्यू को इस फार्मूले में अगर फिट कर दिया जाए तो केस 60 माइनस 32 प्लस 18, दो प्रेशर अगेंस्ट और एक प्रेशर फेवरेबल, वैल्यू निकल कर आती है 10 mmHg। तो इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर 10 mmHg होगा। आइए आंसर को जरा देखते हैं। The net pressure gradient that cause the fluid to filter out from the glomeruli into the capsule is 10 mmHg. So correct option is option C. Question number 64. Find the incorrect pair. दिए गए पेयर्स में से इनकरेक्ट पेयर को सिलेक्ट करना है। केस एक्सक्रीटरी सिस्टम का था और इस एक्सक्रीटरी सिस्टम में ऑर्गेनिज्म और उनके टाइप नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। इस केस में जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी फर्स्ट के 291 पेज पर मेंशन है। फर्स्ट इज ह्यूमन और यूरियोटेलिक। जैसा कि आप जानते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। वो जो यूरिया को एक्सक्रीट करते यूरियोटेलिक, जो अमोनिया को एक्सक्रीट करते अमोनियोटेलिक, और जो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट का एलिमिनेशन डिपेंड करता है कि वो ऑर्गेनिज्म किस सराउंडिंग में पाया जाता है। वाटर की अवेलेबिलिटी जहां ज्यादा होती है वहां वो अमोनिया मोर टॉक्सिक है, उसे एलिमिनेट करने के लिए मोर वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म अमोनियोटेलिक होते हैं। जहां वाटर की सैक्रिसिटी होती ना के बराबर होता है वहां यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, ऑर्गेनिज्म यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। ह्यूमंस यूरियोटेलिक होते हैं, ट्रू। बर्ड यूरिकोटेलिक होते हैं, ट्रू। लिजर्ड यूरिकोटेलिक होते हैं, ट्रू। बट व्हेल इज नॉट अमोनियोटेलिक, इट इज आल्सो ए यूरियोटेलिक। सो इनकरेक्ट पेयर इज whale is ammoniotelic, no, whale is ureotelic. So correct option is option D. Question number 65. When environmental conditions are favorable, then the population growth curve will be. क्वेश्चन ग्रोथ कर्व से रिलेटेड है। चैप्टर था ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन।
ग्रोथ कर्व को पढ़ा गया। एनसीईआरटी सेकंड के पेज 230 पर मेंशन है। पढ़ा गया था कि अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल है, इसका मतलब प्लेंटी ऑफ फूड की अवेलेबिलिटी है और कोई भी प्रेडेटर या पैथोजेंस की प्रेजेंस नहीं है। अगर ये दो कंडीशन नहीं, कंडीशन फेवरेबल होती है, और ऐसे केस में मिलने वाला ग्रोथ कर्व हमेशा जे शेप का होता है। और अगर कंडीशन नॉर्मल नहीं होती तो फिर ग्रोथ कर्व हमें सिग्मॉइड या एस शेप का मिलता है। तो इन्वायरमेंटल कंडीशन अगर फेवरेबल है तो ग्रोथ कर्व हमेशा जे शेप का मिलेगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 66, विच बैक्टीरिया आर यूटिलाइज द बायोगैस प्लांट। जो कौन सा बैक्टीरिया है जो बायोगैस प्लांट में यूटिलाइज होता है? तो हमें ध्यान करना होगा, ऐसा प्लांट जो बायोगैस को प्रोड्यूस करता है। तो बायोगैस के कंपोजिशन में ध्यान किया कि मेजर कंपोनेंट मीथेन का होता है, और मीथेन को प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया को मीथेनोजिन्स कहते हैं, और जो मीथेनोजिन्स होते हैं वो आर्क बैक्टीरिया कहलाते हैं। ये मार्शी हैबिट में पाए जाते हैं, ये गट ऑफ रूमिनेंट मैमल्स में भी पाए जाते हैं। तो विच बैक्टीरिया आर यूटिलाइज्ड इन बायोगैस प्लांट, और बायोगैस प्लांट में मीथेन को प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया मीथेनोजिन्स। ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नहीं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया थे जो नाइट्रोजन को फिक्स करते थे। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में, अमोनिया को NO2, NO2 को NO3 में फिक्स करने की एबिलिटी, अमोनिया टू NO3 फिक्सेशन नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहलाता है। नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस और नाइट्रोबैक्टर सब नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहलाते हैं। जब ये एक्शन करते हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करती है। इनका कोई भी रोल बायोगैस प्रोडक्शन में नहीं। अमोनिफाइंग बैक्टीरिया का रोल बायोगैस प्रोडक्शन में नहीं। और डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो जिसको जहां से लिया है उसे वापस पहुंचाना होता है। जो प्लांट सपोर्टिव फॉर्म नाइट्रोजन के बने थे उन्हें वापस पहुंचाना होगा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के तौर पर। ऐसे बैक्टीरिया डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहलाते हैं। प्रोसेस डीनाइट्रिफिकेशन कहलाती है। जब ये काम करते हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस होती है। तो बायोगैस प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया आर्क बैक्टीरिया, और आर्क बैक्टीरिया में वो बैक्टीरिया जो बायोगैस प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल इज कॉल्ड मीथेनोजिन्स। मीथेनोजिन्स वो बैक्टीरिया है जो मीथेन को प्रोड्यूस करते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 67, इरिथ्रोपोइसिस में बी स्टिमुलेटेड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। बच्चों केस इरिथ्रोपोइसिस का है, एनसीईआरटी फर्स्ट के पेज नंबर 279 पर मेंशन है। इस केस को जरा समझते हैं कि किसे इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। इरिथ्रोपोइसिस कहा गया बच्चों आरबीसी प्रोडक्शन को, आरबीसी प्रोडक्शन को इरिथ्रोपोइसिस कहा गया। आरबीसी का प्रोडक्शन होता है बोन मैरो में, और इसे कराने की जिम्मेदारी इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन की होती है, और इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन सीक्रेट होता है किडनी से। तो फिर दो कंडीशन रिस्पॉन्सिबल है किडनी से इरिथ्रोपोइटिन के सीक्रेशन के लिए। पहला, एंड्रोजन का अमाउंट ज्यादा हो या ऑक्सीजन की प्रेजेंस कम होगी तो किडनी इरिथ्रोपोइटिन को सीक्रेट करती है जो इरिथ्रोपोइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इरिथ्रोपोइसिस में बी स्टिमुलेटेड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। तो डेफिशिएंसी का मतलब लेवल कम होना चाहिए किसका, ऑक्सीजन का। असर कहां, किडनी पर। किसके सीक्रेशन के लिए, इरिथ्रोपोइटिन के लिए। कहां काम करेगा, बोन मैरो पर। किसे प्रमोट कराएगा, आरबीसी के प्रोडक्शन को।
तो आयरन की डेफिशिएंसी नहीं, प्रोटीन की नहीं, नन ऑफ दी नहीं, किसकी डेफिशिएंसी चाहिए? इट इज केस ऑफ ऑक्सीजन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। Apomixis is a type of production that result in the development of N। बच्चों एपिमिक्सिस वो प्रोसेस होती है जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन सीड का फॉर्मेशन होता है। अगर बिना फर्टिलाइजेशन के यंग वंश को प्रोड्यूस करा जाए, प्रोसेस पार्थेनोजेनेसिस। बिना फर्टिलाइजेशन फ्रूट का बनना पार्थेनोकार्पी कहलाता है, और बिना फर्टिलाइजेशन सीड का बनना एपोमिक्सिस कहलाता है। इसे हम मिमिक ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। आइए जरा क्वेश्चन को देखते हैं। एपोमिक्सिस इज ए टाइप ऑफ प्रोडक्शन दैट रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ एन न्यू सीड विद फ्यूजन ऑफ गेमीट। अगर गेमीट का फ्यूजन हो गया तो केस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होगा। ऐसी प्रोसेस को एपोमिक्सिस नहीं कहा गया। एम्ब्रियो फॉर्मेशन फ्रॉम द न्यूसेलस। अगर न्यूसेलस एम्ब्रियो को फॉर्म करता है तो ऐसी केस पॉलीएम्ब्रियोनी में देखने को मिलती है। न्यू सीड विदाउट फ्यूजन ऑफ गेमीट। बिना फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन के नए सीड को बनाना एपोमिक्सिस कहलाता है। सो सी ऑप्शन इज ट्रू फॉर एपोमिक्सिस। एम्ब्रियो फ्रॉम एंडोस्पर्म। एम्ब्रियो फ्रॉम एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं। इट इज केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड एपोमिक्सिस। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? बच्चों इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन एनसीईआरटी फर्स्ट पेज नंबर 19 को मेंशन करता है। आइए पहले स्टेटमेंट को देखते हैं। पैरामीशियम एंड प्लाज्मोडियम बिलोंग्स टू सेम किंगडम एज दैट ऑफ द पेनिसिलियम। बच्चों प्लाज्मोडियम और पैरामीशियम दोनों क्या सेम किंगडम को बिलोंग करते हैं जिन्हें पेनिसिलियम करता है। पेनिसिलियम फंगस है जो किंगडम फंजाई को बिलोंग करता है। प्लाज्मोडियम और पैरामीशियम प्रोटोजोवन प्रोटिस्ट होते हैं जो प्रोटिस्टा को बिलोंग करते हैं। तो फर्स्ट इज फॉल्स। लाइकेन इज ए कंपोजिट ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड फ्रॉम द सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गा एंड प्रोटोजोआ। लाइकेन सिम्बियोटिक रिलेशनशिप तो रखती है, but it is a relationship between algae and fungi, not from algae and protozoan. So B option is also false. C, yeast in making bread and beer is a fungus. तो which of the following statement is correct? तो हमें मालूम है कि yeast ब्रेड बनाने के काम में भी आती है और बियर बनाने के काम में भी आती है, और ये यूनिसेलुलर फंगस होता है। सो सी ऑप्शन इज ट्रू। डी, नॉस्टक एंड एनाबीना आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोटिस्ट। नॉस्टक एनाबीना प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल नहीं, ये मोनेरा के एग्जाम्पल होते हैं। ये साइनोबैक्टीरिया हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। आइए बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 70। इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पूछा है सवाल आपसे कि द लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूरॉन्स आर फाउंड इन। तो बच्चों आप लोग जानते हैं न्यूरॉन्स की बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों चीज़ें आती हैं। ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स की संख्या होती है लगभग 10 बिलियन के आसपास होती है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ जो न्यूरॉन्स होते हैं वो हमारे ब्रेन के अंदर ही पाए जाते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर है। इसका मतलब हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शन हैं उन सारे फंक्शन का जो कमांड सेंटर होता है वो हमारा ब्रेन ही है। मेनली ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड, लेकिन इसमें भी ब्रेन जो होता है वो हमारे बॉडी का मेन कमांड सिस्टम होता है जहाँ पे ढेर सारे न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। लगभग 10 बिलियन न्यूरॉन्स की संख्या होती है। तो यहाँ पे न्यूरोग्लियल सेल्स भी पाए जाते हैं, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, लगभग 100 बिलियन के आसपास, 10 टाइम ज़्यादा होती है न्यूरॉन से। यहाँ पे जो बेहतरीन आंसर जो आएगा इसमें चारों में से ब्रेन ज़्यादा बेटर आंसर होगा। स्पाइनल कॉर्ड भी आंसर है, पर यहाँ पे जो आंसर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आएगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूरॉन्स कहाँ पाए जाएंगे, तो ब्रेन में पाए जाएंगे।
इस तरह से इसका पहला आंसर सही आंसर जाएगा ब्रेन। ये बात करते हैं 71 नंबर के सवाल की। इस सवाल में देखिए क्या लिखा है, द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय हाइड्रोफिलिक कंपाउंड्स लाइक सेलुलोज एंड पेक्टिन इन रूट हेयर सेल वॉल इज कॉल्ड। तो बच्चों ये जो सवाल दिया हुआ है ये ह्यूमन प्लांट फिजियोलॉजी का सवाल है ना। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर या एब्जॉर्प्शन वाटर की बात करें, प्लांट वाटर रिलेशन का सवाल है और इसमें हमारी फर्स्ट एनसीईआरटी के पेज नंबर 182 पे दिया हुआ ये क्वेश्चन। अगर हम आपसे बोलें कि कोई भी पार्टिकल्स या कोई भी कोलॉइडल पार्टिकल्स जब अपने सरफेस पे वाटर को एब्जॉर्ब करके स्वेल कर जाता है तो इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्बाइबिशन कहते हैं। और इम्बाइबिशन कैपेसिटी जो होती है वो सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आप इस बात को जानते हैं। अब अगर हम बात करें प्रोटीन की, बात करें हम लोग सेलुलोज की, बात करें हम लोग लिपिड की, तो सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया जो होगी वो प्रोटीन की होगी। तो सबसे ज़्यादा इम्बाइबिशन कैपेसिटी जो होती है वो प्रोटीन की होती है। एक बात आप और जानते हैं इम्बाइबिशन से रिलेटेड कि जब कभी वाटर का एब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है रूट हेयर के द्वारा, जो पहली फिनोमेना होती है वो क्या होती है, वो रूट हेयर के द्वारा वाटर जो होता है वो एब्जॉर्ब होता है अपने सरफेस पे। ऐसे जब सीड जर्मिनेशन होता है तो उस दौरान भी सबसे पहले जो होता है वो वाटर का एब्जॉर्प्शन ही होता है सीड के सरफेस पे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में अगर हम आपसे बोलें कि कोई भी हाइड्रोफिलिक कंपाउंड्स एब्जॉर्प्शन करता है वाटर का तो फिनोमेना क्या कहलाएगी, तो वो कहलाएगी इम्बाइबिशन। अच्छा एक बात और है, यहाँ पे हम डिफ्यूजन की बात करते हैं। डिफ्यूजन पहला ऑप्शन दिया है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस अपने हाई कंसंट्रेशन से अपने लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। इसमें कोई एनर्जी खर्च नहीं होती, एक पैसिव प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी सब्सटेंस अब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, अपने हाई से अपने लो की तरफ मूव करता है। इसके बाद यहाँ पे गटेशन एक टर्म आ रहा है। आप लोग जानते हैं गटेशन जो होता है ये प्लांट के अंदर देखने को मिलेगा। जो अनइंजर्ड पार्ट होता है प्लांट का, उससे अगर वाटर का लॉस हो इन द फॉर्म ऑफ वेपर तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गटेशन कहते हैं। जनरली ये हाइड्रोथ्रोड्स के द्वारा ये जो होता है। इसके अलावा ऑस्मोसिस को हम लोग बोलते हैं स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन। और इसमें क्या होता है, इसमें केवल और केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मूव करते हैं अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन की तरफ थ्रू सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। तो इसे हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब आप लोग जानते हैं, ऑस्मोसिस में स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो बच्चों ये जो सवाल था बड़ा अच्छा सवाल है। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन टर्म जो आ रहा है इसके भी आप लोगों ने देखा कि इम्बाइबिशन यहाँ पे सही आंसर जा रहा है। तो कुल मिलाकर के 71 नंबर के सवाल के आंसर की बात करें तो सेकंड नंबर का जो सेकंड ऑप्शन जो होगा बी वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। आइए अब हम इसके बाद आगे सवाल नंबर 72 की बात करते हैं। 72 देखिएगा, जब हम 72 की बात करते हैं लिखा है प्लाज्मोडेस्माटा आर साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बिटवीन एडजेसेंट प्लांट सेल लाइंड बाय, यहाँ पे आपको ब्लैंक है जो कि आपको फिल करना है एंड ऑफन हैव डेस्मोटिब्यूल्स। तो बच्चों ये जो सवाल है ये आपने देखा कि ये जो सवाल है फिर से प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन के ऊपर सवाल दिया हुआ है। यहाँ पे ये जो एनसीईआरटी फर्स्ट है उसके 184 नंबर के पेज पे ये सवाल दिया हुआ है। आप देखिएगा, अगर हम बोले प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होता है तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो प्लाज्मोडेस्मेटा होता है ये प्लांट सेल्स जो होती हैं वो जो एडजेसेंट सेल होती हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती हैं, है ना। साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन पाया जाता है, इसे हम लोग प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। एक्चुअली प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है और सेल वॉल में प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, टर्सरी सेल वॉल होती है। जो टर्सरी और सेकेंडरी सेल वॉल कहीं कहीं अब्सेंट होती है और उस जगह पे कुछ पिट्स बन जाते हैं। ये बात आप लोग अच्छे से पढ़े हैं। और ये जो पिट्स होते हैं उसी पिट्स के द्वारा जो एक सेल का साइटोप्लाज्म है वो दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म के साथ जुड़ा रहता है। वहाँ पे कुछ स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एक्सटेंशन भी देखने को मिलते हैं जिसे हम लोग डेस्मोटिब्यूल्स कहते हैं। तो इसमें अगर हम लोग देखें इस सवाल के अंदर यहाँ पे जो फील्ड्स दिया हुआ है जहाँ पे आपको यहाँ पे ब्लैंक्स फिल करना है, तो इसमें आपने देखा कि एक सेल, एक प्लांट सेल दूसरे प्लांट सेल के द्वारा ये जुड़ी हुई है थ्रू प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। और जब एक सेल दूसरी सेल के साथ जुड़ती है तो वहाँ पे सेल वॉल नहीं होती बल्कि सेकेंडरी सेल वॉल हम कहें कि वहाँ पे एब्सेंट होती है। तो वहाँ पे एक सेल दूसरे सेल से अलग रहती है सेल मेम्ब्रेन के द्वारा।
तो यहाँ पे आंसर जो बन के आएगा वो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होगा वो आंसर बन के आएगा कि एक सेल दूसरे सेल से अलग रहती है या लाइंड रहती है किसके द्वारा, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे जो सवाल बन के आ रहा है वो आ रहा है, आंसर आ रहा है बी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। इस तरह से बच्चों आपने देखा ये जो सवाल बड़ा अच्छा सवाल था, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन साइटोलॉजी का सवाल था। आइए आगे हम लोग बात करते हैं 73 नंबर के सवाल की बात करते हैं। देखिए लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेनन सपोर्ट्स डार्विन्स कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो बच्चों एक बात सुनिएगा, जब लोग ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की बात करें, डार्विन की थ्योरी की बात करें, तो डार्विन और हेल्डन ने मिल करके नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी दिया था। और एक बात हम आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पे जो ये सवाल पूछा हुआ है ये सेकंड एनसीईआरटी के पेज नंबर 135 से लिया हुआ सवाल है। डार्विन की थ्योरी की बात यहाँ पे करी गई है, वेलेस की थ्योरी की बात यहाँ पे, डार्विन और वेलेस की थ्योरी जो आई थी उसको हम लोग एक साथ डार्विनिज्म के नाम से जानते हैं। अच्छा यहाँ पे बात अगर हम करें डार्विन की थ्योरी की, तो अभी हम लोग देखते हैं, फिर से एक बार सवाल पढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेनन सपोर्ट्स डार्विन कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अगर हम आपसे बोले कि नेचुरल सिलेक्शन जो कॉन्सेप्ट था डार्विन का, इसमें क्या क्या बोला गया, तो बच्चों आप लोगों ने एक बात बहुत अच्छे से पढ़ी है कि जो डार्विन और वेलेस की थ्योरी थी, इसमें कुल वेलेस साहब ने ये कुल 6 ऑब्जर्वेशन किए थे और उस 6 ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे उन्होंने कुल 3 कंक्लूजन निकाले थे और जो कंक्लूजन बन के आए थे वही कंक्लूजन जो होते हैं आज की डेट में हम लोग डार्विन कॉन्सेप्ट या डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी के नाम से हम लोग जानते हैं। एक्चुअली में यहाँ पे जो वेलेस साहब थे इन्होंने एक चीज ऑब्जर्व करी थी, इन्होंने देखा था पहला ऑब्जर्वेशन की जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर इनॉर्मस फर्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, या कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर फर्टिलिटी कैपेसिटी जो होती है बहुत ज्यादा होती है, इस कारण से ओवर प्रोडक्शन होता रहता है इस नेचर के अंदर। तो हर ऑर्गेनिज्म अपने इननेट पोटेंशियल का इस्तेमाल करके ढेर सारे बच्चे प्रोड्यूस करता रहता है। बावजूद इसके अगर हम किसी पॉपुलेशन में देखें, किसी भी जगह देखें, किसी भी इकोसिस्टम में देखें, तो कोई भी पॉपुलेशन जो होती है उस पॉपुलेशन की साइज रफली कांस्टेंट रहती है। तो ये 2 ऑब्जर्वेशन वेलेस ने किया कि पहली बात कि ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या है, ओवर प्रोडक्शन की कहानी रहती है क्योंकि उसके अंदर इनॉर्मस फर्टिलिटी होती है। तो इनॉर्मस फर्टिलिटी के कारण ओवर प्रोडक्शन होता है, पहला इनका ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये था कि ओवर प्रोडक्शन होने के बावजूद भी जो पॉपुलेशन की साइज है वो क्या होती है, रफली कांस्टेंट रहती है। अब इन दोनों ऑब्जर्वेशन से एक चीज कंक्लूजन के फॉर्म में निकल के आई कि जब कभी ज्यादा प्रोडक्शन होगा और उसके बाद अगर कभी कांस्टेंट दिखाई पड़ रही है पॉपुलेशन, तो इसका मतलब जो मेंबर ऑफ पॉपुलेशन है उनके बीच में क्या देखने को मिल रहा है, स्ट्रगल देखने को मिल रहा है फॉर नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन आया वो नेचुरल रिसोर्सेज के लिए क्या आया कि अब ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, स्ट्रगल होता है फॉर एग्जिस्टेंस। 2 ऑब्जर्वेशन उसके अकॉर्डिंग एक कंक्लूजन। इसके बाद इन्होंने नेचर के अंदर ये देखा कि स्ट्रगल हो रहा है ऑर्गेनिज्म के बीच में, और जो चौथा ऑब्जर्वेशन आया था वो ये दिखा कि ऑर्गेनिज्म के बीच में स्ट्रगल के बाद क्या होता है, वेरिएशन होता है और इनहेरिटेंस होता है। तो वेरिएशन और इनहेरिटेंस, इसके अलावा स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के बिहाफ पे इन्होंने कंक्लूजन दिया था नेचुरल सिलेक्शन। अब नेचुरल सिलेक्शन जब कंक्लूजन बन के आया तो नेचुरल सिलेक्शन को देखा गया नेचर के अंदर, ये भी एक ऑब्जर्वेशन बना वेलेस का। तो वेलेस ने नेचुरल सिलेक्शन को भी क्या किया, अपने ऑब्जर्वेशन में लिया। और सबसे लास्ट जो 6वां ऑब्जर्वेशन था वेलेस का वो ये था कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जहाँ पे रहते हैं वहाँ की इन्वायरमेंटल कंडीशन जो होती है वो ईवर चेंजिंग होती है, और ईवर चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग उनके अंदर एडाप्टेशन होता है। तो कुल मिलाकर के जो ये एडाप्टेशन हो रहा है चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग, उसके बिहाफ पे ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपने अंदर चेंज लाता है, एडाप्टेशन करता है। और आज का जो ऑर्गेनिज्म है समय के साथ वो धीरे धीरे अपने अंदर चेंज लाएगा, और चेंज लाते लाते एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने पर क्या होता है कि ये जो वेरिएशंस हैं, जो चेंजेस आ रहे थे वो अकोमुलेट होते जाते हैं, और बहुत जनरेशन के बाद एक ऐसा ऑर्गेनिज्म बनता है जो आज के ऑर्गेनिज्म से बिल्कुल अलग होता है। इसको हम लोग बोलते हैं नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हो गया, यानी कि स्पेसिएशन इसे हम लोग बोलते हैं। तो डार्विन की थ्योरी में जो स्पेसिएशन की प्रोसेस थी, स्पेसिएशन में ये बताया गया कि जो स्मॉल वेरिएशन होते हैं जो कि कंटिन्यूअस होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं, यूजफुल होते हैं, वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्पेसिएशन के लिए। अब सवाल ये जो हम लोगों का बना हुआ है कि कौन सी बात है जो डार्विन के कॉन्सेप्ट या नेचुरल सिलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है डार्विन का उसको सपोर्ट करता है। तो बच्चों पहले ऑप्शन की बात हम करते हैं, यानी डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं, अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म या किसी एनिमल्स के जीन को मैनिपुलेट कर दें
और उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को लोग बोलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। तो ये जो पार्ट होता है वो बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का पार्ट होता है, इवोल्यूशन का पार्ट नहीं है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें प्रोडक्शन ऑफ डॉली द सीप बाय क्लोनिंग, तो ये जो जीन क्लोनिंग से हम लोगों ने क्या डॉली का जो फॉर्मेशन किया, तो हम लोगों ने सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन के माध्यम से डॉली को बनाया। इसके अलावा जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे तीसरे ऑप्शन पे जाते हैं, प्रिवेलेंस ऑफ पेस्टिसाइड्स रेजिस्टेंट इन इंसेक्ट्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम लोग कभी किसी पेस्टिसाइड्स के अगेंस्ट या किसी इंसेक्ट के अगेंस्ट हम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, तो जो इंसेक्ट्स होता है वो धीरे धीरे क्या करता है, जो ये चेंज हम लोग लाए हैं एटमॉस्फेयर में, हमने पेस्टिसाइड्स का जब इस्तेमाल किया, तो जो ये इंसेक्ट्स होते हैं ये अपने अंदर धीरे धीरे रेजिस्टेंस पावर डेवलप करते हैं, और रेजिस्टेंस पावर डेवलप करने के कारण धीरे धीरे क्या करते हैं, ये उस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में जिसमें हम लोगों ने क्या मिलाया है, पेस्टिसाइड मिलाया है, उसमें सर्वाइव करने के योग्य बन जाते हैं। यानी कि धीरे धीरे ऐसा होता है कि जो इंसेक्ट्स होते हैं वो पेस्टिसाइड के प्रति रेजिस्टेंट हो जाते हैं। तो ये जो ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा है तीसरा ऑप्शन, ये अभी तक के ऑप्शन से सबसे बेटर ऑप्शन आ रहा है कि नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी को के कॉन्सेप्ट को ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। इसके बाद देखो डी ऑप्शन में लिखा है डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स फ्रॉम स्टेम सेल्स फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। तो बच्चों स्टेम सेल क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में पाई जाती हैं। जब समय आता है तो वो अपने आप को किसी भी सेल में कन्वर्ट कर लेती हैं, उसे हम लोग स्टेम सेल के नाम से जानते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे जो आंसर आ रहा है, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी के कॉन्सेप्ट को कौन फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे ये वाला जो आंसर आपको दिखाई पड़ रहा है, ये लाइन बिल्कुल सही आ रही है। तो यहाँ पे आंसर सी बिल्कुल सही जा रहा है। आइए अब हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 74। जब हम लोग 74 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं, लिखा है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बॉटनिकल गार्डन इज। तो बॉटनिकल गार्डन के बारे में बात करना चाह रहे हैं, है ना। हम लोग बात इकोलॉजी से कर रहे हैं। यहाँ पे जो या इकोलॉजी में भी ये बात आती है, बॉटनिकल गार्डन इन सिटू कंजर्वेशन की बात आती है। इसके अलावा जब हम सेकेंड एनसीईआरटी में आते हैं तो उसमें पेज नंबर 12 पे भी ये सवाल दिया हुआ है, इसके बारे में बात करते हैं। लिखा कि बॉटनिकल गार्डन जो होता है उसके लिए कौन सी बात इंपॉर्टेंट है। लिखा कि वन कैन ऑब्जर्व ट्रॉपिकल प्लांट्स देयर। दूसरा ऑप्शन लिख रहे हैं दे अलाउ इन सिटू कंजर्वेशन ऑफ द जर्मप्लाज्म। एक बात आप जानते हैं, जो बॉटनिकल गार्डन होते हैं, जूलॉजिकल पार्क होते हैं, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को उनके नेचुरल हैबिटेट से उठा करके किसी मैनमेड इकोसिस्टम में रखते हैं। तो ऐसी केस में इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसे हम लोग इन सिटू कंजर्वेशन कह सकते हैं। अगर किसी ऑर्गेनिज्म को उसको नेचुरल हैबिटेट में ही कंजर्व किया जाए तो इसे इन सिटू कहते हैं। जबकि अगर उसे हम लोग क्या करें, किसी नेचुरल हैबिटेट के अलावा किसी दूसरे मैनमेड इकोसिस्टम में लेके जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग इन सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। अब बॉटनिकल गार्डन के अंदर ढेर सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो इंडेंजर्ड वगैरह होते हैं, उनको हम लोग ला करके यहाँ पे ग्रो कराते हैं उनकी संख्या को बचाने के लिए या उनकी स्पीसीज को बचाने के लिए। तो जो दूसरा ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा था ये बिल्कुल सही ऑप्शन जा रहा था बॉटनिकल गार्डन के लिए। अच्छा, ये तो सही समझ में आ रहा है। सी ऑप्शन के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। लिखा है कि दे प्रोवाइड्स द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ फॉर वाइल्ड लाइफ। तो बॉटनिकल गार्डन जो होता है ये क्या करता है, नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करता है। लेकिन बात ये है कि ये मैन मेड भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि हम अपने हिसाब से बॉटनिकल गार्डन बनाते हैं। लिखा है अगला ऑप्शन डी, दे प्रोवाइड्स अ ब्यूटीफुल एरिया फॉर, लिखा है कि रिक्रिएशंस। तो ये तो जहां भी प्लांट होंगे वहां पे पाया जाएगा, पर इसके अलावा अगर इन तीनों ऑप्शन में से किसी एक को सिलेक्ट करना होगा तो हमारा आंसर हो जाएगा, बेटर आंसर वो बी ही जाएगा। कुल मिलाकर के इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो बी होगा। आइए बच्चों यहाँ पे बात कर रहे हैं 75 नंबर के क्वेश्चन की। लिखा है हीमोसील इज फाउंड इन। देखिए ये सवाल जो है ये एनिमल किंगडम का है, एनसीईआरटी फर्स्ट के पेज नंबर 113 के ऊपर का है। 113 नंबर का जो पेज है उस पर दिया हुआ ये सवाल है। एक्चुअली में अगर आप लोग हीमोसील की बात करें तो हीमोसील क्या होता है बच्चों, तो आप जानते हैं कि जो आर्थ्रोपोड्स के मेंबर होते हैं, आर्थ्रोपोड्स के मेंबर में जो बॉडी कैविटी होती है जिसे हम लोग सिलोम कहते हैं, सिलोम तो पाई जाती है, यू सिलोमेट के मेंबर होते हैं आर्थ्रोपोड्स। लेकिन जो उनकी सिलोम्स होती है वो रिड्यूस होती है, हाईली रिड्यूस होती है, केवल गोनेट्स ही उस सिलोम के अंदर पाए जाते हैं। बाकी जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो किसी दूसरी कैविटी, सेकेंडरी कैविटी में पाए जाते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हीमोसील कहते हैं। तो यहाँ पे हीमोसील की बात करें कि हीमोसील कहाँ पाया जाता है, तो आपने देखा यहाँ पे पहला ऑप्शन दिख रहा है हाइड्रा एंड ऑरेलिया। तो बच्चों ये जो हाइड्रा है सिलेंट्रेट्स का मेंबर है, आप जान रहे हैं। तो जो सिलोम है एक्चुअली में ये कहाँ पाई जा रही है, सिलोम की शुरुआती हो रही है एनलिडा से लेकर के कार्डेटा तक। तो उसके पहले के जो मेंबर होंगे वहाँ पे सिलोम नहीं होगी।
है ना। तो ये आंसर सही नहीं है। टीनिया की बात कर रहे हैं, प्लेटिहेल्मिन्थेस का मेंबर। इसके अलावा जो कॉकरोच और स्कॉर्पियंस हैं ये आर्थ्रोपोडा के इंसेक्टा के अंदर आते हैं, इसलिए ये आंसर जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर जाएगा। तो हीमोसील कहाँ पाया जाएगा? इंसेक्टा के अंदर पाया जाता है। तो बच्चों ये सवाल आपने देखा। इसके बाद हम लोगों को जो सवाल करना है वो करना है 76। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं। लिखा है कि विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम डिक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स अकर। यहाँ पे कुछ आपको फिलिंग द ब्लैंक्स का सवाल है। इसमें पूछ रहा है कि जिस समय कार्पस ल्यूटियम डिसइंटीग्रेट होगी तो कौन से हार्मोन का लेवल जो होगा वो घट जाएगा। तो बच्चों आप एक बात जानते हैं कि कार्पस ल्यूटियम जो होता है ये प्रोजेस्टेरॉन नाम के हार्मोन को बनाता है। हालांकि कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन भी बनता है और एस्ट्रोजन भी बनता है, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन नाम का जो हार्मोन है वो कार्पस ल्यूटियम से बनेगा और प्लेसेंटा से बनेगा, दो ही जगह से बनेगा। जबकि एस्ट्रोजन की बात करेंगे तो ये तो फॉलिकल से भी बनेंगे, उसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड से भी बनेगा, तो वो एक अलग बात है। यहाँ पे पूछा है कि जब कभी कार्पस ल्यूटियम डिसइंटीग्रेट होगी तो कौन से हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा, तो आप समझ गए प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो होगा वो कम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे पहला ऑप्शन जो दिया है वो LH दिया है और दूसरा ऑप्शन जो दिया है वो प्रोजेस्टेरॉन दिया है। तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो होता है वो घट जाता है जब कभी कार्पस ल्यूटियम जो होती है डिसइंटीग्रेट करती है। और जब कार्पस ल्यूटियम डिसइंटीग्रेट करेगी, आप जानते हैं प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जब घटेगा बॉडी में, इसी कारण से आप जानते हैं इंडोमेट्रियम की जो थिक वॉल होती है वो क्या होने लगेगी, वो टूट के गिरने लगेगी। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होगी उसमें मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो जाता है, ब्लीडिंग फेज स्टार्ट होता है, ये बात आप जानते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं। आइए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 77। जब लोग क्वेश्चन नंबर 77 की बात करेंगे, देखो लिखा है फाइंड द ऑड वन आउट विथ रेस्पेक्ट टू द फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम। तो बच्चों ये जो सवाल है वो सेकेंड एनसीईआरटी के पेज नंबर 242 का है, इकोलॉजी का सवाल है। और आप जानते हैं जब इसमें बात करता है कि इकोसिस्टम का फंक्शन जो है वो कौन सी चीज नहीं है, तो आप जानते हैं इकोसिस्टम में क्या होता है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होती है। जब लोग इकोसिस्टम की बात करते हैं तो इकोसिस्टम में कुल 3 तरह के कंपोनेंट पाए जाते हैं। एक तो प्रोड्यूसर होते हैं, दूसरे कंज्यूमर होते हैं और तीसरे डिकम्पोजर्स होते हैं। प्रोड्यूसर वो होगा जो कि क्या करेगा, भोजन बनाएगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, उसे प्रोड्यूसर कहेंगे। जो हेट्रोट्रॉफ्स होंगे, जो भोजन नहीं बना पाएंगे, अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर डिपेंडेंट रहेंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंज्यूमर कहेंगे। डिकम्पोजर वो होते हैं जो जब कभी प्रोड्यूसर या कंज्यूमर जब मरते हैं, उनकी डेड बॉडी का जो ऑर्गेनिक मैटर है उसे क्या किया जाएगा, मिनरल के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिकम्पोजिशन। लेकिन यहाँ पे बात करती है स्ट्रेटिफिकेशन की। तो स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, तो स्ट्रेटिफिकेशन जो होता है किसी भी इकोसिस्टम के अंदर स्पीसीज का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। तो स्ट्रेटिफिकेशन जो होता है वो फंक्शंस नहीं होता इकोसिस्टम का, एक्चुअली में किसी भी स्पीसीज के वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पे इकोसिस्टम की बात कर रहा है कि इकोसिस्टम के लिए कौन सी बात है, कौन सा फंक्शन है जो इकोसिस्टम के लिए बिल्कुल सही नहीं है, तो यहाँ पे स्ट्रेटिफिकेशन आ जाएगा। क्योंकि इकोसिस्टम जो होता है उसमें न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होती है, आप जानते हैं। एनर्जी का फ्लो चलता है और आप ये भी जानते हैं कि एनर्जी का फ्लो हमेशा एक डायरेक्शन में चलता है। इसके अलावा डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होती है, ये बात आप समझ रहे हैं। डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक मैटर को मिनरल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जब ऑर्गेनिज्म मरता है, चाहे वो प्रोड्यूसर हो चाहे वो कंज्यूमर हो। स्ट्रेटिफिकेशन बता दिया, स्ट्रेटिफिकेशन वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज इन एनी इकोसिस्टम, उसे हम लोग बोलेंगे स्ट्रेटिफिकेशन। तो ऑड वंस पूछ रहा है तो ऑड वंस में कौन चला जाएगा, स्ट्रेटिफिकेशन। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। देखते हैं 78 नंबर का क्वेश्चन हम लोगों से क्या पूछ रहा है। लिखा है द डीएनए मॉलिक्यूल्स टू विच द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंटीग्रेटेड फॉर क्लोनिंग इज कॉल्ड। तो बच्चों ये बायोटेक्नोलॉजी का सवाल है और ये बायोटेक्नोलॉजी का सवाल है सेकेंड एनसीईआरटी के 195 नंबर के पेज पे दिया हुआ। अब इसने ये पूछा है कि जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट तक पहुंचाना है, और होस्ट तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट या एलियन डीएनए को हम सबसे पहले किसी वेक्टर के साथ क्या करते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं, जोड़ते हैं और उसकी संख्या को बढ़ाते हैं, जीन की क्लोनिंग करते हैं। तो यहाँ पे सवाल यही है कि अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को अगर उसकी क्लोनिंग करनी है, उसकी संख्या को बढ़ानी है और उसे क्या करना है, होस्ट के अंदर ट्रांसफर करना है, तो होस्ट के अंदर ट्रांसफर करने के लिए और जीन की क्लोनिंग कराने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो आप जानते हैं वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है वो वेक्टर दिया हुआ है, तो हमारा पहला आंसर ही यहाँ पे सही हो जाता है, वेक्टर। तो वेक्टर जो होता है ये क्या होते हैं, आप जानते हैं वेक्टर हिंदी में वाहक कहते हैं।
हमारे एनसीईआरटी में एक बात लिखी भी है कि जिस तरह से मलेरियल पैरासाइट्स जो होते हैं प्लाज्मोडियम, उसको एक पर्सन से दूसरे पर्सन में पहुंचाने के लिए जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है वो एक वेक्टर की तरह काम करता है, वैसे ही हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट में पहुंचाने के लिए किसी वेक्टर की जरूरत पड़ती है। और जनरली हम लोग दो तरह के वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, आप लोग जानते हैं, प्लाज्मिड का इस्तेमाल करते हैं और बैक्टीरियोफेज का इस्तेमाल हम लोग करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है बच्चों वो आ रहा है वेक्टर। अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट की क्लोनिंग कराना है तो हमें उसे किसे इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, किसे जोड़ना पड़ेगा, तो हमें जोड़ना पड़ेगा वेक्टर से। आइए अब हम लोग अगले सवाल की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 79। जब हम लोग 79 नंबर की क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए लिखा है इन द टिश्यूज हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कह रहा है कि टिश्यू के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा हो जाए, उसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो कौन सी बात होगी। कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन की बात कर रहा है, हम समझ रहे हैं ये ह्यूमन फिजियोलॉजी के रिस्पायरेशन या ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस नाम का जो चैप्टर है, पेज नंबर 274 274 नंबर के पेज पे ये दिया हुआ है। यहाँ पे ये लिखा है, आप लोग जानते हैं जब कभी कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन की हम लोग बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन मैक्सिमम 70% जो होता है वो होता है किस फॉर्म में, है ना, तो बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म्स में होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है मेनली। इसके अलावा 7% डिजॉल्व इन प्लाज्मा के फॉर्म में और लगभग 23% एवरेज दिया जाए 20 से 25%। तो यहाँ पे ये जो होता है वो होता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। तो बच्चों एक बात याद रखिएगा, जब कभी कंसंट्रेशन बढ़ता है कार्बन डाइऑक्साइड का टिश्यू के अंदर या ब्लड के अंदर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर, तो उस समय जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी जो अफिनिटी होती है वो ऑक्सीजन से घट जाती है। एक्चुअली में हीमोग्लोबिन की जो अफिनिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, उससे थोड़ी कम होती है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए और उससे भी कम होती है ऑक्सीजन के लिए। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की कंपेरिजन करें तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता है तो ऐसी केस में जो ऑक्सीजन होता है ना, उसके प्रति जो अफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन की वो घट जाती है। तो यहाँ पे एक बात देखा जाए तो जो सवाल लिखा है कि इन द टिश्यूज हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पहला ऑप्शन लिखा कि इंक्रीजेस द अफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू बोथ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। बच्चों ऐसी बात नहीं है, ऑक्सीजन के प्रति जो अफिनिटी होती है वो क्या होती है, वो घट जाती है। यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है तो ये बात गलत है। दूसरा ऑप्शन लिख रहा है कि इंक्रीजेस द अफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू ऑक्सीजन, है ना, फिर से लिख दिया। तो ऑक्सीजन के प्रति जो अफिनिटी होती है वो घटती है, वो बढ़ती नहीं है जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता है। तीसरे ऑप्शन में आते हैं डिक्रीजेस द अफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू ऑक्सीजन बट इंक्रीजेस इट्स अफिनिटी टू द हाइड्रोजन। अब इसके बाद चौथे ऑप्शन पे आते हैं डिक्रीजेस द अफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू बोथ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन आयन की बात करें, बॉडी टेम्परेचर की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन की बात करें, तो ये एक तरह से काम करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अगर बढ़ता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ता है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है, तो ऐसी केस में जो अफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन की वो कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति बढ़ती है, हीमोग्लोबिन की जो अफिनिटी है वो ऑक्सीजन के प्रति घटती है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन अगर देखा जाए तो ये सी ऑप्शन जो होगा वो ज्यादा करेक्ट आंसर दिखाई पड़ता है। इस तरह से हम लोगों ने 79 क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया कि जब कभी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा तो हीमोग्लोबिन की जो अफिनिटी होगी वो ऑक्सीजन के प्रति क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के लिए जो अफिनिटी होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आइए अब हम और आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं। जब लोग क्वेश्चन नंबर 80 पे जाते हैं तो लिखा है इन द C4 पाथवे, C4 प्लांट की बात कर रहे हैं, है ना। हम लोग बात करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी की, इसमें जब हम लोग C4 प्लांट करेंगे, फोटोसिंथेसिस की जब हम बात करते हैं वहां पे C4 प्लांट्स आप लोग जानते हैं। तो C4 प्लांट्स के लिए बोल रहा है कि क्लोरोप्लास्ट आर ऑफ सेम टाइप्स। एक्चुअली बच्चों जो ये C4 प्लांट्स होते हैं इनमें क्रेंज एनाटॉमी देखने को मिलती है। क्रेंज एनाटॉमी का मतलब आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। एक्चुअली में जो बंडल जो वेस्कुलर बंडल होते हैं जाइलम और फ्लोएम, है ना, तो जाइलम और फ्लोएम को कवर किए हुए बंडल शीथ सेल पाई जाती है। यूजुअली एक लेयर होती है, 1 से 3-4 लेयर तक पाई जाती है बंडल शीथ सेल। और जो बंडल शीथ सेल होती हैं उनका जो अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हम ऐसे बना दें, मान लीजिए कि यहाँ पे क्या दिखाई पड़ रहा है, ये वेस्कुलर बंडल दिखाई पड़ रहा है, जाइलम, है ना। चलो हमने बना दिया, चलो मान लो यहाँ पे हमने इसे फ्लोएम बना दिया, जाइलम और फ्लोएम ऐसे बनाया। अब ये जो जाइलम और फ्लोएम है इनको चारों तरफ से घेरे हुए जो सेल्स की लेयर पाई जाती है, इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, बंडल शीथ सेल कह रहे हैं। जो बंडल शीथ सेल होती है इनकी जो साइज होती है ये बड़ी होती है, ये लार्ज साइज के होते हैं। इनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है वो ए ग्रेनेटेड क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। दूसरी खास बात होती है कि इस जो बंडल शीथ सेल होती है इसके चारों तरफ मेसोफिल सेल्स पाई जाती हैं,
और मेसोफिल सेल्स जो होती है उनकी कई लेयर पाई जाती है, मल्टीपल लेयर होती है और उनकी साइज जो होती है वो बिल्कुल छोटी होती है इसकी तुलना में। यहाँ पे छोटी सेल्स पाई जाती है मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो ग्रेनेडेड क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और आप जानते हैं कि जो ये C4 प्लांट होते हैं यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन 2 बार होता है ना। एक बार कहाँ दिखाई पड़ेगा, एक बार बाहर की तरफ दिखाई पड़ेगा मेसोफिल सेल्स के अंदर, फिर बाद में चल करके यहाँ पे दिखाई पड़ेगा आपको बंडल शीथ के अंदर आपको C3 साइकिल वहाँ पे दिखाई पड़ती है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे आपको ये पूछा था कि इन द C4 प्लांट्स क्लोरोप्लास्ट आर द सेम टाइप। जो क्लोरोप्लास्ट होंगे दोनों तरह के सेल्स में वो सेम टाइप के होंगे, ये बात गलत है ना। बंडल शीथ सेल में जो क्लोरोप्लास्ट या साइज जो होगी सेल की वो बड़ी होगी, है ना। और यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट होंगे इन दोनों में क्या दिखाई पड़ेगा, अंतर दिखाई पड़ेगा। एक में ग्रेनेडेड और दूसरे में एग्रेनेडेड क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा। बी ऑप्शन दे रहे हैं कि क्रेंज एनाटॉमी अकर्स वेयर मेसोफिल सेल्स हैव लार्ज क्लोरोप्लास्ट, है ना, वेयर एज बंडल शीथ सेल हैव ग्रेनुलर क्लोरोप्लास्ट। इसके बाद देखिए सी ऑप्शन दे रहे हैं क्रेंज एनाटॉमी अकर वेयर मेसोफिल सेल हैव स्मॉल क्लोरोप्लास्ट वेयर एज बंडल शीथ सेल हैव लार्ज एग्रेनुलर क्लोरोप्लास्ट। ये बात बिल्कुल सही है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है बंडल शीथ सेल में वो कैसा होता है, एग्रेनुलर होता है। इस ऑप्शन में देखिए यहाँ पे ग्रेनुलर लिखा था बी ऑप्शन में, यहाँ पे क्या लिखा है, एग्रेनुलर लिखा है, इसलिए जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही देखने को मिल रहा है। अगली बात यहाँ पे अगर देखें तो लिखा है क्रेंज एनाटॉमी वेयर मेसोफिल सेल्स आर डिफ्यूज्ड। ऐसी बात नहीं है, सी ऑप्शन जो होता है वो बिल्कुल सही ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। तो C4 प्लांट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था पहले से, ये आंसर जो यहाँ पे जा रहा है वो जा रहा है सी। आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 81। जब लोग क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं, यहाँ पे लिखा है क्लोरोफिल इज। बच्चों ये फोटोसिंथेसिस के अंदर सवाल है और ये पेज नंबर 210 है ना, 210 पे दिया हुआ है NCERT फर्स्ट पे। अब आप लोग जानते हैं जब हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस कुल 2 तरह की होती है ना। एक होती है एनऑक्सीजेनिक या नॉन ऑक्सीजेनिक और दूसरी होती है ऑक्सीजेनिक। जो ग्रीन प्लांट होते हैं उसके अंदर फोटोसिंथेसिस जो होती है वो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होती है। और इसमें आप जानते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो रिड्यूस होता है ना, H2O के प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है, ऑक्सीजन बनती है और इसके अलावा वाटर बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में निकलता है। तो कुल मिलाकर के अगर हम आपसे कहें कि यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, अगर हम इसकी बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड के N मॉलिक्यूल जो होंगे वो मिलके किसके साथ, है ना, यहाँ पे वाटर के साथ मिलेंगे। चलिए आप समझ लीजिए, वाटर के साथ जब मिलेंगे तो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होगा। और इस फिनोमेना के लिए या फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, विजिबल लाइट चाहिए होती है ना। 380 नैनोमीटर से लेकर के 760 नैनोमीटर के बीच में वेवलेंथ लाइट की होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं। जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं वो यूजुअली 3 तरह के होते हैं। एक होता है क्लोरोफिल, दूसरा होता है कैरोटीनॉइड और तीसरा होता है फाइकोबिलिन्स। बच्चों ये तीनों के तीनों यहाँ पे जो पिगमेंट्स होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, इसमें केवल और केवल फाइकोबिलिन्स नाम का जो पिगमेंट होता है वही वाटर में सॉल्युबल होता है। बाकी क्लोरोफिल और इसके अलावा कैरोटीनॉइड जो होते हैं, ये दोनों के दोनों जो पिगमेंट्स होते हैं कैसे होते हैं, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। तो यहाँ पे जो सवाल पूछा है क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये बात बिल्कुल सही है। और क्लोरोफिल के बारे में पूछ रहा है तो भी ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगे। अगर ये कैरोटीनॉइड के बारे में पूछता तो भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगे। लेकिन फाइकोबिलिन्स जो होता है वो ओनली ऐसा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जो कि वाटर में सॉल्युबल होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख लीजिए, क्लोरोफिल इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, सॉल्युबल इन वाटर। तो आप समझ गए यहाँ पे जो आंसर जा रहा है वो पहला आंसर जा रहा है। आइए बच्चों हम और आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 की बात करते हैं। हम लोग यहाँ पे 82 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिएगा लिखा है कट पीस ऑफ अ ब्रायोफिलम लीफ व्हेन पुट इनटू वेट सॉइल प्रोड्यूसेस न्यू प्लांट्स, दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड एज। तो बच्चों एक बात आप जानते हैं, सेकंड एनसीईआरटी में जब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म आप लोग पढ़ते हैं, पेज नंबर 8 जब देखते हैं तो वहां पे ब्रायोफिलम के बारे में आपसे बात किया है कि ब्रायोफिलम में लीफ बड्स पाए जाते हैं, है ना, या लीफ नोड्स पाए जाते हैं। अब ये जो लीफ नोड्स होते हैं ब्रायोफिलम में, जब ये कभी वेट सॉइल के कांटेक्ट में आएंगे तो वहां से एक नए फॉर्म प्लांट को प्रोड्यूस करेंगे। और अगर कभी ऐसा हो जाए कि कोई प्लांट किसी प्लांट के पार्ट के द्वारा एक नया पार्ट बन जाए, तो इस तरह के वेजिटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, या इस तरह के रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम लोग कहते हैं प्लांट की केस में। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो जो ब्रायोफिलम होता है वहाँ पे क्या पाया जाता है, वहाँ पे लीफ बड्स पाए जाते हैं या लीफ नोड्स पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से एक नया प्लांट ग्रो करता है, एक नया प्लांट बनता है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। आप लोगों ने वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स के बारे में पढ़ा है।
तो प्लांट का वो पार्ट जिसकी सहायता से क्या होता है, नया प्लांट जनरेट होता है, बनता है, उसे हम लोग प्रोपेग्यूल्स कहेंगे। तो यहाँ ब्रायोफिलम में क्या होगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। तो ये सवाल जो था इसका आंसर जो आएगा वो फर्स्ट आएगा। तो कुल मिलाकर के आपने 82 नंबर के सवाल की बात करी। आइए हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 83। जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं, देखो लिखा है इनोमिनेट्स इज अ। तो बच्चों जो इनोमिनेट्स होता है ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का सवाल है, स्केलेटल सिस्टम से आता है। आप जानते हैं कि जो हम लोगों का स्केलेटल सिस्टम होता है उसमें दो पार्ट होते हैं। एक तो हम बताते हैं आपसे क्या होता है ना, जो हमारा एक्सिस बनाता है एक्सियल स्केलेटन, और दूसरा हमारा क्या होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। जो अपेंडिकुलर स्केलेटन होते हैं, हमारे जो लिम्स होते हैं, इनकी हड्डियों को जोड़ने के लिए हमारे एक्सियल स्केलेटन में गर्डल्स पाए जाते हैं, पेक्टोरल गर्डल्स और पेल्विक गर्डल, है ना। तो लोअर लिम्ब को सेंट्रल एक्सिस से जोड़ने के लिए पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल, और इसके अलावा अपर लिम्ब को जोड़ने के लिए क्या पाता है, यहाँ पे पेक्टोरल गर्डल पाया जाता है। जो पेल्विक गर्डल होती है ना, जिसको हम लोग कॉक्सल बोन कहते हैं, एक्चुअली में जो कॉक्सल बोन होती है उसी का दूसरा नाम होता है इनोमिनेट। तो इनोमिनेट जो होता है कॉक्सल बोन को कहते हैं, जो कि खुद 3 हड्डियों से मिलकर बना होता है, इलियम, इस्टियम एंड प्यूबिस। तो ये 3 हड्डियां मिलकर के क्या बनाती है, कॉक्सल बोन बनाती हैं, और हमारे पेल्विक गर्डल में 2 कॉक्सल बोन पाई जाएंगी, है ना। तो यहाँ पे इनोमिनेट क्या होता है, तो लिखा है कि नर्व होता है, इसके अलावा लिखा है मसल्स है, एनिमल है, या पार्ट ऑफ स्केलेटन है। समझ गए आप लोग, ये हमारे किसका पार्ट है, पेल्विक गर्डल का, कोई हम लोग क्या कह रहे हैं, पेल्विक गर्डल का पार्ट है जिसे हम लोग इनोमिनेट कहते हैं। तो स्केलेटन सिस्टम का ये पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 83 का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 4। आइए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 लिखा है एग्जांपल्स ऑफ एरियाज वेयर सेकेंडरी सक्सेशन अकर्स आर। तो सक्सेशन की बात ये कर रहे हैं बच्चों। एक बात आप जानते हैं, इकोलॉजी के अंदर आप लोग सक्सेशन पढ़ते हैं, ये सेकेंड एनसीईआरटी के पेज नंबर 251 पे दिया हुआ सवाल है। अगर हम आपसे ये बताएं कि सक्सेशन क्या होता है, तो एक बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जहां पे कोई ऑर्गेनिज्म रहता है वो उसका हैबिटेट कहलाता है, और जो हैबिटेट होता है उसकी जो फिजिकल कंडीशन होती है, इन्वायरमेंटल कंडीशन होती है ना, वो ईवर चेंजिंग होती है। और ईवर चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग उस हैबिटेट में जो रहने वाला ऑर्गेनिज्म है वो भी अपने अंदर क्या लाता है, चेंज लाता है। तो समय के साथ ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंज आता है ना, और इस चेंज को हम लोग एडाप्टेशन कहते हैं। तो अगर हम आपसे पूछें कि बताइए यहाँ पे सक्सेशन का मतलब क्या होता है, तो सक्सेशन का मतलब होता है कि समय के साथ किसी भी इकोसिस्टम के अंदर, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, किसी भी पर्टिकुलर, अगर हम लोग हैबिटेट की बात करें तो वहां पे आपको क्या दिखाई पड़ेगा, जो स्पीसीज कंसंट्रेशन है या स्पीसीज की जो डाइवर्सिटी है, स्पीसीज के अंदर जो देखने को मिलता है, उसके अंदर जो एडाप्टेशन के कारण उसमें क्या दिखाई पड़ेगा, उसमें कुछ अंतर दिखाई पड़ेगा, समय के साथ उसमें कुछ बदलाव दिखाई पड़ेगा, और उस बदलाव को ही हम लोग क्या बोलेंगे, सक्सेशन कहेंगे। तो जो ग्रेजुअल प्रेडिक्टेबल चेंज होता है इन स्पीसीज कंसंट्रेशन या स्पीसीज के कंसंट्रेशन में, स्पीसीज की बनावट में जो ग्रेजुअल प्रेडिक्टेबल चेंज होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सक्सेशन कहते हैं इन एनी जियोग्राफिकल एरिया। अच्छा, अगर हम आपसे कहें सक्सेशन कुल 2 तरह का होता है, प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन। बच्चों एक बात बड़ी खास है, प्राइमरी सक्सेशन हमेशा वहां होता है जहां पे क्या होता है, जहां पे पहले से कभी कोई ऑर्गेनिज्म ना हो, कोई ऐसी जगह जहां पे पहली बार ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा हो, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म पहली बार ग्रो कर रहा हो, अगर वहां पे सक्सेशन हो रहा है, वहां पे डाइवर्सिटी में चेंज आ रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं। जैसे न्यूली फॉर्म्ड पॉन्ड है या फिर बेयर रॉक है, तो ऐसी केस में वहां पे प्राइमरी सक्सेशन देखने को मिलेगा। लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन का मतलब क्या होता है, पहले कभी किसी जगह पे सक्सेशन हुआ हो, पहले किसी पॉइंट पे क्या हुआ हो, किसी इकोसिस्टम के अंदर या किसी जियोग्राफिकल एरिया के अंदर पहले से ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो, किसी कारण से, फ्लड के कारण या फिर किसी भी कारण से, है ना, या फिर जो फायर होता है ना, फॉरेस्ट फायर, इसके कारण क्या हो जाए, अगर वहां से सारा का सारा वेजिटेशन या सारा का सारा फ्लोरा एंड फौना वहां से क्या हो जाए, खत्म हो जाए, फिर से दोहरा करके वहां पे सक्सेशन शुरू हो, फिर से वहां पे एक नया ऑर्गेनिज्म ग्रो करना शुरू करे, तो इसे हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। और आप जानते हैं कि प्राइमरी सक्सेशन जो होता है वो बहुत ही स्लो रेट से होता है, जबकि सेकेंडरी सक्सेशन जो होता है वो बहुत फास्ट रेट से होता है इन कंपैरिजन टू प्राइमरी सक्सेशन। इसके पीछे की वजह यह है कि जो सेकेंडरी सक्सेशन होता है वो उसके लिए क्या होता है, क्लाइमेटिक कंडीशंस वगैरह पहले से प्रेजेंट रहती हैं, है ना, जिसके कारण इसके रेट में तेजी रहती है, रेट बहुत फास्ट होता है सेकेंडरी सक्सेशन का। आइए पढ़ के देख लेते हैं। एग्जांपल्स ऑफ एरियाज वेयर सेकेंडरी सक्सेशन अकर्स आर ना। तो सेकेंडरी सक्सेशन कहाँ होगा, लिखा है अबंडेंट फार्मलैंड, न्यूली कूल्ड लावा, बेयर रॉक। आप समझ गए, अगर बेयर रॉक की बात करें तो वहां पे प्राइमरी सक्सेशन होगा। न्यूली कूल्ड लावा है
पहली बार वहां पे ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, प्राइमरी सक्सेशन। सेकेंडरी के बारे में बात कर रहा है तो पहली बात तो गलत हो गई। दूसरी बात अगर हम आपसे करें, यहाँ पे क्या कि बर्न आर कट फॉरेस्ट लैंड्स दैट हैव बीन फ्लडेड, ये बात बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा कि ऐसा फॉरेस्ट जो क्या हो गया, बर्न हो गया हो या कट हो गया, तो पहले से वहां पे वेजिटेशन था, हमने उसको कट कर दिया या वो बर्न हो गया, अब यहाँ पे सेकेंडरी सक्सेशन होगा। इसके अलावा ऐसी जगह, ऐसी लैंड जहाँ पे बाढ़ आ गई, फ्लडेड हो गया, तो ऐसी केस में वहां से पहले वेजिटेशन रहा होगा, इस फ्लड के कारण क्या होगा, वेजिटेशन खत्म हो गया होगा, फिर से वेजिटेशन हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग सेकेंडरी सक्सेशन कहेंगे। तो बच्चों यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो आपको बिल्कुल सही दिखाई पड़ रहा है। अब देखिए सी ऑप्शन में क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे फिर से बेयर रॉक दिया है, तो बेयर रॉक पे क्या होगा, प्राइमरी सक्सेशन, तो ये भी आंसर नहीं हो पाएगा। इसके अलावा यहाँ पे डी ऑप्शन में न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड, अगर कोई पॉन्ड नया नया बना है तो उसके अंदर कोई भी फौना या फिर फ्लोरा नहीं पाया जाएगा, इसलिए यहाँ पे सक्सेशन जो होगा वो प्राइमरी सक्सेशन कहलाएगा। तो कुल मिलाकर के इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो होगा बी, बी इज द करेक्ट आंसर। आइए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 85। जब लोग क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं, देखते हैं लिखा है कि इन नेगेटिव ओपेरांस। बच्चों ये जो सवाल है ये आप जानते हैं, जब हम ओपेरान की बात करते हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस नाम का चैप्टर आप पढ़ते हैं, तो वहां पे आप लोग लैक ओपेरान के बारे में पढ़ते हैं, ओपेरान के बारे में पढ़ते हैं एक्चुअली। तो ये हमारे सेकंड एनसीईआरटी के 117 पेज पे दिया हुआ सवाल है, ओपेरान के बारे में बताया। अच्छा अगर हम लोग यहाँ पे ओपेरान पढ़ते, ओपेरान तो कई तरह का होता है, हमारे यहाँ सिलेबस में जो है लैक ओपेरान के बारे में चर्चा हुई है। इसके अलावा ट्रिप्टोफैन ओपेरान भी होता है, कई तरह के ओपेरान होते हैं। जनरली जो लैक ओपेरान होता है बच्चों वो निगेटिव टाइप का होता है। अच्छा ये निगेटिव टाइप का कैसे होता है हम आपको सिखाते हैं, लिखा भी है इन निगेटिव ओपेरांस। निगेटिव ओपेरांस में क्या होता है, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। अगर हम आपसे ये कहें कि जो ओपेरान होता है उसमें क्या पाया जाता है, तो उसमें स्ट्रक्चरल जीन पाए जाते हैं। जो स्ट्रक्चरल जीन होते हैं उसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो रेगुलेटर होता है और दूसरा ऑपरेटर होता है। जो रेगुलेटर होता है वो क्या करता है, इसी रेगुलेटर को हम लोग आई जीन के नाम से जानते हैं। जो रेगुलेटर होता है वो कोई प्रोटीन बनाता है जिसे हम लोग रिप्रेसर प्रोटीन कहते हैं। ये जो रिप्रेसर होता है जब जाकर के ये ऑपरेटर से जुड़ जाता है, तो ऐसी केस में जो आरएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम है वो आकर के किससे, प्रमोटर से नहीं जुड़ पाता, और इस कारण से जब आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से नहीं जुड़ पाएगा तो जो स्ट्रक्चरल जीन होता है वो क्या होता है, वो नॉन फंक्शनल या स्विच ऑफ हो जाता है। इस कारण से जो स्ट्रक्चरल जीन है ना, वो ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, अल्टीमेटली ट्रांसलेशन नहीं होगा। तो ऐसी केस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग निगेटिव ओपेरान बोलते हैं। जो रिप्रेसर होगा वो जाकर के ऑपरेटर से जुड़ा रहता है, यूजुअली ऐसा ही होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव ओपेरांस कहते हैं। लेकिन जो नेगेटिव ओपेरांस होता है एक्चुअली में ये इंड्यूसिबल जीन का एग्जाम्पल होता है। और इंड्यूसिबल जीन कौन होते हैं, ऐसा जीन जो तब स्विच ऑन रहता है जब बाहरी मीडियम में कोई स्पेशल टाइप का सब्सटेंस पाया जाता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं इंड्यूसिबल जीन। इंड्यूसिबल जीन तब स्विच ऑन रहेगा जब बाहरी मीडियम में कोई स्पेशल जीन या कोई स्पेशल सब्सटेंस पाया जाएगा। तो बच्चों एक बात याद रखिएगा, जो नेगेटिव ओपेरान होता है इसमें जो रेगुलेटर जीन होता है आई जीन, उससे बनने वाला जो रिप्रेसर होता है, जब कभी बाहर लैक्टोज पाया जाता है जिसे हम लोग इंड्यूसर कहेंगे, जब बाहर मीडियम में इंड्यूसर पाया जाएगा तो ये रिप्रेसर जाकर के इंड्यूसर के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा और एक तरह से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस कॉम्प्लेक्स को लोग रिप्रेसर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स कहेंगे। और जब कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो ये कॉम्प्लेक्स जाकर के ऑपरेटर जीन से नहीं जुड़ पाता। जब ये ऑपरेटर से नहीं जुड़ पाएगा तो ऐसी केस में क्या होता है, जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो आके प्रोमोटर से जुड़ जाता है, और जो प्रोमोटर से जुड़ने के कारण क्या होता है, जो स्ट्रक्चरल जीन होता है वो फंक्शनल हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हो जाती है। तो अब देखते हैं नेगेटिव ओपेरान में क्या होता है, लिखा है कि इंड्यूसर बाइंड्स विद रिप्रेसर। अब देखिए जो इंड्यूसर होता है, आप समझ गए, लैक्टोज को हम लोग इंड्यूसर बोलेंगे, तो इंड्यूसर क्या करेगा, वो बाइंड होगा किसके साथ, रिप्रेसर के साथ। ये बात बिल्कुल सही है। रिप्रेसर जो होगा जब ये इंड्यूसर के साथ बाइंड करेगा, जब इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो इसके कारण से ये कॉम्प्लेक्स जाकर के ऑपरेटर से नहीं जुड़ेगा और स्ट्रक्चरल जीन जो होगा वो फंक्शनल हो जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव ओपेरान के अंदर ये कहानी बनती है। तो ये पहला ऑप्शन दिख रहा है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए दूसरा ऑप्शन लिखा है कि को रिप्रेसर डज नॉट बाइंड्स विद द रिप्रेसर। हम लोग क्रो रिप्रेसर की बात करेंगे तो यहाँ पे ट्रिप्टोफैन ओपेरान की बात कर रहा है ना, ये इंड्यूसिबल की बात नहीं कर रहा है, रिप्रेसिबल ओपेरान की बात करने जा रहा है। तो यहाँ पे को रिप्रेसर की कहानी होगी तो ये रिप्रेसिबल ओपेरान हो जाएगा। ये आंसर नहीं सही है। यहाँ पे हम लोग लैक ओपेरान की बात कर रहे हैं तो ये नेगेटिव ओपेरान कहलाएगा।
इसके अलावा फिर से कोर प्रेशर आ गया, ये बात सही नहीं है। इसके अलावा साइक्लिक एएमपी हैव नेगेटिव इफेक्ट ऑन द लैक ओपेरान, तो साइक्लिक एएमपी की बात यहाँ पे नहीं है। तो कुल मिलाकर के नेगेटिव ओपेरान जो होता है इसके लिए पहला ऑप्शन जो दिखाई पड़ रहा है वो बिल्कुल सही दिखाई पड़ रहा है। इस तरह से हमने आपको 85 नंबर के क्वेश्चन का जवाब दिया। क्वेश्चन का जवाब है ए। आइए बच्चों बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 86। इसमें देखिए लिखा है चूज द करेक्ट मैच विथ रिस्पेक्ट टू ड्रग्स, इट्स सोर्सेज एंड इट्स एक्शन। तो यहाँ पे देखा पहला सवाल, पहला ऑप्शन जो दे रहे हैं मॉर्फिन, है ना, इसमें जो सोर्स लिख रहे हैं वो बिल्कुल सही लिख रहे हैं, लेटेक्स ऑफ पेपेगर सोमनिफेरम। इसके अलावा जब एक्शन की बात करते हैं, है ना, तो ये स्टिमुलेंट नहीं होता, ये बात आप याद रखिएगा। ये जो मॉर्फिन होता है स्टिमुलेंट नहीं होता, ये डिप्रेसेंट्स होता है, तो ये फंक्शन को स्लो डाउन करता है, इसलिए ये ऑप्शन जो होगा ए वो सही नहीं है। आइए बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी की। जब बी में पहुंचते हैं यहाँ पे कोकीन ड्रग के बारे में बात कर रहे हैं और जानते हैं इसका जो सोर्स होता है वो इरिथ्रोजाइलम कोका होता है, कोका प्लांट से इसको हम लोग प्राप्त करते हैं। लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं एक्शन की, इट्स हाई लेवल डज नॉट कॉज हेलुसिनेशंस। तो यहाँ पे इसका जो हाई लेवल्स होता है हेलुसिनेशन कॉज करता है, यहाँ पे डज नॉट लिखा है, इसलिए ये बात सही नहीं है। तो इसका एक्शन सही नहीं है। इस ड्रग्स कोकीन्स का सोर्स तो बिल्कुल सही था पर इसका एक्शन सही नहीं है, इसलिए ये भी ऑप्शन जो हो गया वो गलत हो गया। अब आइए बात करते हैं सी ऑप्शन की। जो सी ऑप्शन होता है इसमें ड्रग्स हीरोइन लिखा है, सोर्स जो होता है वो एस्टिलेशन ऑफ मॉर्फिन बिल्कुल सही लिखा है, एक्शन जो होता है इसका ये पेन को क्या करता है रिड्यूस करता है, ये बात बिल्कुल सही है। जबकि अगर हम लोग चौथे ऑप्शन में जाएं डी ऑप्शन में, जो बार्बिट्यूरेट्स होता है इसका जो सोर्स होता है वो ओपियम से डिराइव नहीं होता। तो कुल मिलाकर के आपने ये देखा कि यहाँ पे जो 86 नंबर का सवाल है इसका करेक्ट आंसर जो है वो कौन है, सी, करेक्टली मैच्ड आंसर सी है। आइए बच्चों अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। देखिए यहाँ पे लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इन डीएनए। बच्चों जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की बात कर रहा है ये जो सवाल है ये आप जानते हैं ये जेनेटिक्स किसका सवाल है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस नाम का चैप्टर है, पेज नंबर 196 सेकंड एनसीईआरटी का, उस पे दिया हुआ सवाल है। पैलिंड्रोमिक का मतलब क्या होता है ये बात आप जानते हैं। पैलिंड्रोमिक का मतलब होता है इन्वर्ट रिपीट, यानी कि उल्टा सीधा एक समान। जैसे आपकी किताब में लिखा है मलयालम, जब हम लोग राइट हैंड साइड से पढ़ेंगे या लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से पढ़ेंगे तो जो लेटर है वो बिल्कुल सेम आ रहे हैं। जैसे हम कहते हैं नवजीवन, तो उसमें भी क्या होता है लेफ्ट से पढ़ेंगे तो भी नवजीवन, राइट से पढ़ेंगे तो भी नवजीवन, इसको हम लोग बोल रहे हैं पैलिंड्रोमिक, इन्वर्ट रिपीट इसको हम लोग कह सकते हैं। लेकिन हम डीएनए की बात करते हैं, जो डीएनए होता है इसके जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं, इन दोनों स्ट्रैंड में जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अगर हम लोग किसी एक स्ट्रैंड को हम क्या करें, जिस हम लोग इंड से पढ़ें, अगर हमने 5 प्राइम इंड से पढ़ना शुरू किया इस पहले वाले अपर स्ट्रैंड को, तो यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस आएगा, अगर हम लोग क्या करें जो नीचे वाला डीएनए है उसको भी हम 5 प्राइम इंड से ही पढ़ें तो वही अगर सीक्वेंस रिपीट हो जाए तो इसे हम लोग बोलते हैं पैलिंड्रोमिक। तो पैलिंड्रोमिक का मतलब इन्वर्ट रिपीट से होता है। इसमें ये होता है कि अगर हम लोग डीएनए के एक स्ट्रैंड को जिस पोलैरिटी से पढ़ रहे हैं दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को भी उसी पोलैरिटी से पढ़ें तो जो लेटर्स आते हैं, जो नाइट्रोजनस बेस आते हैं वो कैसे आने चाहिए, सेम आने चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं पैलिंड्रोमिक। आइए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो ऑप्शन ए है यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 प्राइम से 3 प्राइम और ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, देखिएगा यहाँ पे लिखा है GAATTC। हमने 5 प्राइम से पढ़ना शुरू किया, अगर हम इस स्ट्रैंड को भी 5 प्राइम से पढ़ें, अगर यही लेटर आ जाए तो हम समझ जाएंगे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। यहाँ से पढ़ते हैं लिखा है GAATTC, तो हम लोग ऊपर वाले स्ट्रैंड को पढ़ रहे हैं तो भी वहाँ पे GAATTC आ रहा है, नीचे वाले स्ट्रैंड को पढ़ रहे हैं तो भी GAATTC आ रहा है, यानी कि यहाँ पे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस आपको दिखाई पड़ रहा है। बी ऑप्शन में आ जाइए, अगर हम इस स्ट्रैंड को पढ़ें, यहाँ पे लिखा है CCAATG, अब इसको भी हम नीचे वाले स्ट्रैंड को पढ़ें तो यहाँ पे 5 प्राइम से पढ़ना शुरू करें तो यहाँ भी CC बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे TA आ गया, यहाँ पे क्या था AA आ रहा था, यहाँ पे TA आ गया, इसलिए गलत हो गया, बिल्कुल सेम आना चाहिए। सी ऑप्शन पे आते हैं, देख लीजिएगा, जब इस स्ट्रैंड को अपर स्ट्रैंड को किससे पढ़ते हैं 5 प्राइम से पढ़ते हैं, यहाँ पे आ रहा है CATTAG, और यहाँ पे नीचे वाले स्ट्रैंड को पढ़ रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा 5 प्राइम से, यहाँ पे आ रहा है CAA, अब यहाँ पे A आ गया, T की जगह पे A आ गया, तो ये पैलिंड्रोमिक नहीं है। ऐसे D वाला जो होगा ये भी पैलिंड्रोमिक नहीं होगा, देख लीजिए यहाँ पे 5 प्राइम से पढ़ना शुरू कर रहे हैं GATACC, इसको भी 5 प्राइम से पढ़ते हैं GA, अब यहाँ पे T आना चाहिए था पर यहाँ पे A आ गया, इसलिए ये भी ऑप्शन सही नहीं है। और यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है सही पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वो कौन सा आ रहा है, A आ रहा है।
और GAA-TTC आप जानते भी होंगे, ये EcoR फर्स्ट नाम का जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है उसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। बच्चों यहाँ पे 88 नंबर की क्वेश्चन में लिखा है विंग्स ऑफ द बैट, लोकस्ट एंड पीजन आर एन एग्जाम्पल ऑफ। तो जो ये सवाल है बच्चों, ये एक्चुअली में इवोल्यूशन का सवाल है, और इवोल्यूशन में आप लोग जानते हैं ये सेकेंड एनसीईआरटी के पेज नंबर 131 के ऊपर दिया हुआ है इवोल्यूशन। उसमें आपको होमोलॉगस ऑर्गन और एनालॉगस ऑर्गन के बारे में बताया है। एक्चुअली में जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ है उसका एविडेंस क्या है, एविडेंस को बताने के लिए यहाँ पे हम लोग होमोलॉगस ऑर्गन और एनालॉगस ऑर्गन की बात करते हैं। यहाँ पे जब एग्जाम्पल की बात करते हैं, एक बात आप जानते हैं, जब हम लोग बात करते हैं होमोलॉगस ऑर्गन की, यहाँ पे पहला ऑप्शन लिखा है वेस्टिजियल ऑर्गन। तो वेस्टिजियल ऑर्गन किसे कहते हैं, है ना, ऐसे ऑर्गन जो हमारे पूर्वजों में क्या थे, फंक्शनल थे, किसी कारण से या उसका इस्तेमाल न होने के कारण वो हमारे में क्या है फंक्शन लेस हो गए, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। 100 से भी ज्यादा वेस्टिजियल ऑर्गन जो है वो ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। यहाँ पे लिखा है एक्सोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स, है ना, तो कह रहे हैं कि ये क्या है, बैट, लोकस्ट और पीजन का जो क्या होता है, विंग्स होता है, इसके बारे में एक्सोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स है ना, तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है। लिखा है होमोलॉगस ऑर्गन और एनालॉगस ऑर्गन। अब आइए बात कर लेते हैं होमोलॉगस ऑर्गन क्या होता है। तो बच्चों एक बात बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए, ऐसे ऑर्गन जिनकी ओरिजिन सेम हो, जिनका बेसिक स्ट्रक्चर सेम हो, बट फंक्शंस मे बी सेम और डिफरेंट, दैट ऑर्गन्स आर कॉल्ड होमोलॉगस ऑर्गन। तो दो बातें जरूर याद रखिएगा कि होमोलॉगस ऑर्गन वो ऑर्गन होंगे जिनकी ओरिजिन सेम होगी, जिनका बेसिक स्ट्रक्चर सेम होगा, पर फंक्शन सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसके अलावा चौथी बात जो होती है होमोलॉगस ऑर्गन के लिए, ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगली बात अगर हम बात करें होमोलॉगस ऑर्गन के बाद एनालॉगस ऑर्गन किसे कहते हैं, तो आप जानते हैं कि एनालॉगस ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जिनकी ओरिजिन डिफरेंट हो, जिसका बेसिक स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, बट फंक्शन मस्ट बी सेम, उसे हम लोग बोलेंगे एनालॉगस ऑर्गन, है ना। और इसके अलावा ये जो एनालॉगस ऑर्गन होते हैं ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें एग्जांपल्स की, तो जो विंग्स ऑफ बैट है और विंग्स ऑफ पीजन, इन दोनों के जो विंग्स होते हैं, जो टेट्रापोड्स होते हैं, एक्चुअली इनमें जो 4 लेग्स होता है, 4 लेग्स होते हैं, उनके मॉडिफिकेशन से ये विंग्स बने। अगर हम आपको बताएं, जो बैट होता है और पीजन होता है, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, इनके बीच में जो ये तो होमोलॉगस के एग्जांपल हो जाएंगे। लेकिन बात अगर लोकस्ट की करी जाए, इंसेक्ट की करी जाए, तो लोकस्ट के अंदर क्या होता है, जो विंग्स होते हैं उनके अंदर विंग्स में क्या नहीं पाया जाता, विंग्स होते हैं मेम्ब्रेनस होंगे, उनमें कोई भी बोन्स के पैटर्न नहीं पाए जाएंगे। इसका मतलब अगर हम लोग बैट के विंग्स और लोकस्ट के विंग्स की बात करें तो ये एनालॉगस ऑर्गन है। अगर हम लोग बैट के विंग्स और यहाँ पे लोकस्ट के विंग्स और पीजन के विंग्स देखें तो ये भी क्या हो जाएंगे, एनालॉगस ऑर्गन हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के अगर तीनों के बारे में पूछा गया है कि बैट, लोकस्ट और पीजन का जो विंग्स होता है वो किसका एग्जांपल है, ये एनालॉगस ऑर्गन का एग्जांपल है। ये देखने में एक जैसे होते हैं, इनका बेसिक स्ट्रक्चर सेम नहीं होता, है ना, इनकी बनावट एक जैसी होती है, सुपरफिशियली देखने में ये एक जैसे होते हैं क्योंकि सबके सब एडाप्टेड है फॉर फ्लाइंग, तो इसलिए ये एनालॉगस ऑर्गन का एग्जांपल होता है। आइए बच्चों, इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। लिखा है इन्होंने, डिफरेंशिएशन ऑफ सूट इज कंट्रोल्ड बाय। बच्चों एक बात आप समझिएगा, ये जो सवाल आपको दिया हुआ है ये प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का सवाल है, हार्मोन्स की बात कर रहे हैं, फाइटो हार्मोन्स का सवाल है। यहाँ पे जो पेज नंबर एनसीईआरटी फर्स्ट के पेज नंबर 248 से सवाल दिया हुआ है। अगर हम आपसे बोलें कि यहाँ पे क्या है, टिश्यू का डिफरेंशिएशन, यहाँ लिखा है कि सूट डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, सूट डिफरेंशिएशन और रूट डिफरेंशिएशन। जब लोग सूट डिफरेंशिएशन की बात करते हैं बच्चों, तो होता क्या है, जो फाइटो हार्मोन है साइटोकाइनिन और ऑक्सिन का जो रेशियो होना चाहिए वो हाई होना चाहिए। अगर साइटोकाइनिन और ऑक्सिन का रेशियो हाई होता है तो ये सूट डिफरेंशिएशन के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है या उसको कंट्रोल करता है। लेकिन अगर रूट के डिफरेंशिएशन की बात करें तो उल्टा हो जाएगा, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की जो रेशियो है ना, वो हाई होगी, तो ऐसी केस में क्या होगा, रूट का डिफरेंशिएशन होगा। तो रूट डिफरेंशिएशन को सपोर्ट कौन करेगा, कंट्रोल करेगा, कौन करेगा, है ना, हाई ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन रेशियो। लेकिन यहाँ पे सूट डिफरेंशिएशन दिया हुआ है। जब सूट की बात करेंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो रेशियो होगी साइटोकाइनिन और ऑक्सिन की, वो क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। तो ये सवाल देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा है हाई साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन रेशियो जो होगा वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर चला जाएगा। याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। जब सूट की बात करेगा तो साइटोकाइनिन और ऑक्सिन की रेशियो क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए।
लेकिन जब ये रूट की बात करता तो यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की रेशियो क्या होनी चाहिए थी, हाई होनी चाहिए थी। तो कुल मिलाकर के ये सवाल आंसर निकल गया इसका सी। आइए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 90। जब 90 नंबर के सवाल की बात करते हैं, लिखा कि द मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इज, स्टरलाइजेशन प्रोसेस आप लोग जानते हैं बच्चों, जब आप लोग बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, है ना, जब सेकेंड एनसीईआरटी के पेज नंबर 61 पे अगर जाते हैं तो वहाँ पे स्टरलाइजेशन के बारे में बात हुई है। तो ये जो सवाल है वो पेज नंबर 61 सेकेंड एनसीईआरटी से लिया हुआ सवाल है। अब आप जानते हैं कि स्टरलाइजेशन का मतलब क्या होता है बच्चों। जब हम लोग कंट्रासेप्टिव मेथड्स पढ़ रहे थे तो वहाँ पे ढेर सारे मेथड्स हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें जो सबसे लास्ट मेथड टर्मिनल मेथड होता है उसे हम लोग स्टरलाइजेशन कहते हैं। स्टरलाइजेशन जो होता है वो बहुत इफेक्टिव होता है पर इसके रिवर्सिबल होने के चांस नहीं होते, इसीलिए हम लोग जब भी स्टरलाइजेशन प्रोसेस पे जाते हैं तो हम ऐसे कपल को हम लोग सजेस्ट करते हैं जिनको फर्दर बच्चे की ज़रूरत नहीं होती या जो फिर से बच्चा प्रोड्यूस नहीं करने चाहते, ऐसे कपल्स को हम लोग स्टरलाइजेशन मेथड के लिए क्या करते हैं और उनको हम लोग सलाह देते हैं। यहाँ पे कहानी ये होती है कि जब स्टरलाइजेशन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें दो तरह का, मेल के अंदर आप जानते हैं वॉस डिफरेंस को कट करके रिमूव कर देंगे या फिर उसे टाइट कर देते हैं, जिससे जो गैमीट का ट्रांसपोर्टेशन है वो क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है ना। इस प्रोसेस को बोलते हैं वेसेक्टमी। लेकिन फीमेल के अंदर जब लोग स्टरलाइजेशन करते हैं तो फैलोपियन ट्यूब को काट के रिमूव कर देते हैं या फिर उसे फैलोपियन ट्यूब को टाइट कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्यूबेक्टमी, है ना। तो यहाँ पे ये जो मेथड होता है स्टरलाइजेशन का, ये एक्चुअली में एक सबसे लास्ट मेथड हम लोग मानते हैं, है ना, जिसके रिवर्सिबल होने के चांस नहीं रहते, नहीं के बराबर होते हैं, हाईली इफेक्टिव होता है। तो यहाँ लिख रहा है कि मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इज, बोला लिपिस लूप, आईयूडीएस, इम्प्लांट्स और ट्यूबेक्टमी। समझ गए होंगे। ये जो लिपिस लूप होते हैं ये आईयूडीएस हैं, आप जानते हैं, नॉन जो मेडिकेटेड होते हैं, और जानते हैं आईयूडीएस कई तरह के होते हैं, नॉन मेडिकेटेड, इसके अलावा हार्मोन रिलीज होते हैं, हार्मोन रिलीज करने वाले होते हैं, कॉपर रिलीजिंग होते हैं। यहाँ पे जो लिपिस लूप होता है आईयूडीएस ही है। इम्प्लांट्स जो होते हैं इसके बारे में आप जानते हैं, एक्चुअली में जो इम्प्लांट्स होते हैं इनका जो इफेक्ट होता है वो बिल्कुल पिल्स की तरह होता है, लेकिन इनका जो ड्यूरेशन होता है, काम करने का जो समय अवधि होती है वो बहुत ज़्यादा होती है ना। ये भी क्या करते हैं, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, या फिर प्रोजेस्टेरॉन अकेले या फिर प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की कॉम्बिनेशन को क्या करते हैं, बॉडी से में रिलीज करते रहते हैं। स्किन के नीचे इनको हम लोग क्या करते हैं, लगा लेते हैं, है ना। तो इसे हम लोग बोलते हैं इम्प्लांट्स। तो इम्प्लांट्स जो होता है वो स्टरलाइजेशन मेथड में नहीं आता। ट्यूबेक्टमी हमने आपको सिखा दिया कि जब लोग फैलोपियन ट्यूब को काट करके क्या करते हैं, हटा देते हैं या फिर उसे टाइट कर देते हैं, तो इसे बोलते हैं ट्यूबेक्टमी। ये स्टरलाइजेशन का मेथड है। तो बच्चों इस सवाल का जो आंसर जाएगा वो डी आंसर सही होगा। इस तरह से हम लोगों ने पूरा आंसर सही कर लिया 90 सवाल।